लाईव्ह स्ट्रीम सुरू होतं का? याद आ रहा है? बोलो हाँ है ना? अब समझ रहा है कि कितना याद आ रहा करके? हाँ,
चलो डन एवरीबॉडी, याद हो गया सबको? ओके, एक बार पूछ लूं? ओके, आज मेरे को घर जाके पहले होमवर्क में सब केसेस याद चाहिए। अब वो तुम कैसे करते हो तुम्हारी जिम्मेदारी। कल क्लास में आने के बाद सबसे पहले पर्टिकुलर में सिर्फ केसेस ही पूछूंगा, जिसको नहीं आया उसको मैं क्लास में 2 घंटा रेस कर दूंगा, ठीक है? और तब तक पूछता रहूंगा जब तक नहीं आता, एवरी सिंगल डे, ठीक है? दर्द होगा, तकलीफ होगी, पर यह जरूर है रिजल्ट आएगा। और मुझे ऐसा लगता है हम सबका फिलहाल एक ही मकसद है, रिजल्ट लाने का है। बोलो हाँ या ना? चलो स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना। पहला केस कौन सा था? कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, किसका था? जनरल ऑफर। दूसरा बुल्टन वर्सेस जॉन, किसका था? स्पेसिफिक ऑफर। तीसरा लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, बच्चा खो गया, हाँ है ना? एक्टिंग विदाउट नोइंग द ऑफर। चौथा हैंडरसन वर्सेस स्टीवनसन, क्या था? अटेंशन टुवर्ड्स द कंडीशन ऑफ द ऑफर। नेक्स्ट वन पार्कर वर्सेस एसिरेलिंग कंपनी, उसका अपोजिट। नेक्स्ट वन ओले वर्सेस मालब्रो कोट लिमिटेड, क्या था? कंडीशन आफ्टर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी एप्लीकेबल। नेक्स्ट वन पार्कर वर्सेस एसिरेलिंग कंपनी, हो गया ना? फार्मास्यूटिकल सोसाइटी वर्सेस ग्रेट ब्रिटेन, बूट्स कैश केमिस्ट लिमिटेड। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ ना? फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट्स कैश केमिस्ट लिमिटेड, क्या था? दैट इज इन्विटेशन टू ऑफर। मतलब क्या होता है? प्राइस टैग इज ए इन्विटेशन टू ऑफर। नेक्स्ट वन हैरिस वर्सेस निकर्सन, क्या था? एडवर्टीजमेंट ऑफ ऑक्शन इज ए इन्विटेशन टू ऑफर। नेक्स्ट कुछ देखा है? ब्रॉडजन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी, क्या था? एक्सेप्टेंस शॉल बी कम्युनिकेटेड। दूसरा पॉवेल वर्सेस ली, एक्सेप्टेंस शुड बी गिवन बाय द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड। नेक्स्ट वन राम्सगेट विक्टोरिया होटल वर्सेस मॉन्टेफिओरे, एक्सेप्टेंस शुड बी गिवन इन विद इन द स्पेसिफिक टाइम। नेक्स्ट वन इतने ही हुए थे। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालिए कंसिडरेशन रजिस्टर के अंदर। कंसिडरेशन हेडिंग डालिएगा और उसके अंदर लिखिएगा कंसिडरेशन के रूल्स, रूल्स ऑफ कंसिडरेशन। ठीक है, रूल्स ऑफ कंसिडरेशन। अच्छा, कंसिडरेशन मतलब पता है ना क्या होता है? बोर्ड के ऊपर 2 मिनट ध्यान देना। कंसिडरेशन इज डूइंग और नॉट डूइंग समथिंग which promise or desires to be done or not done. Consideration must be at desire of the promisor. Consideration may move from one person to the another person. Consideration may be past, present or future. Consideration be adequate but should not be should be real. Adequate नहीं रहा तो भी चलेगा, cannot मतलब need not be adequate but it should be real. कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। क्लियर है कंसेप्ट? अभी एक एक रूल को हम ठीक से देखेंगे, पहले इन रूल्स को लिख लेते हैं, लिखना नीचे। कंसिडरेशन कैन बी टू डू समथिंग, consideration can be to do something, can be to do something or not to do something. Consideration can be to do something or not to do something. Point number 2, consideration must move, consideration must move at desire of promisor, at desire of promisor, at desire of क्या है बोले एक बार उसे? promisor. Point number 3, it should go from one person to another, it should go from one person to another. Next point, it can be past, present or future, it can be past, present or future. It can be adequate or inadequate, it can be adequate or inadequate. Adequate or inadequate, but it should be real. Adequate or inadequate, but it should be real. लिख लिया सबने? एवरीबडी यस और नो? ओके, अब एक केस लॉ वाला टेबल ड्रॉ कर लो फटाफट फटाफट, फास्ट। ठीक है, 4 मिनिमम केसेस आने वाले उसके अंदर, तो नियरली 1 पेज आपको पूरा लगेगा। ठीक है, फास्ट ड्रॉ कर लो।
स्टार्ट करें, बोलो हाँ या ना, एवरीबडी यस और नो। ओके, सबसे पहले केस शुरू करते हैं दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। ठीक है, एक बार सब जन ध्यान दो, दुर्गा प्रसाद वर्सेस क्या है बोले एक बार जो से बलदेव। ठीक है, पूरा ध्यान बोर्ड पे। केस सुना है कभी किसी ने? क्या है केस का नाम बोले एक बार जो से? दुर्गा प्रसाद वर्सेस क्या है बोले एक बार? बलदेव। दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। ओके, दुर्गा प्रसाद को हम प्यार से बोलेंगे डीपी या डी बोलते हैं, बलदेव को हम बोलेंगे बी। ठीक है, पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर फोकस करना अच्छे से, केस पहले अच्छे से समझते हैं। एक मार्केट था, मार्केट ऐसे म्यूनिसिपैलिटी के मार्केट नहीं रहते, बोलोगे आज जीवन में? ऐसे एक मार्केट था, ऐसे इधर से मार्केट की एंट्री थी, बीच में एक ऐसा चौराहा था, चौराहे में ऐसे झरना वरना लगा हुआ था। ठीक है, कारंजा फूस। ठीक है, इधर से एंट्री थी, इधर से एग्जिट था, पब्लिक ऐसे 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 घूम के जाती थी। अब बलदेव नाम का एक शॉपकीपर था जिसका ये कॉर्नर पे शॉप था, एंड वाले कॉर्नर पे ये बलदेव का शॉप है। किसका शॉप है? बलदेव। एक बार जो से बलदेव का शॉप। ये मार्केट म्यूनिसिपैलिटी का गवर्नमेंट मार्केट था। किसका मार्केट था? म्यूनिसिपैलिटी का गवर्नमेंट का मार्केट। ये मार्केट का रिनोवेशन का कॉन्ट्रैक्ट मिला दुर्गा प्रसाद को, डी को, मार्केट रिनोवेशन। गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट था मार्केट रिनोवेशन का, तो ये मिला डी को। अब डी मार्केट रिनोवेशन शुरू करेगा स्टार्टिंग से, बोलो हाँ या ना, और काम करते करते तो दुर्गा प्रसाद तक बहुत समय लग जाएगा। ऊपर से गवर्नमेंट का काम, पता नहीं पहुंचे ना पहुंचे। अरे बोलो ना हाँ या ना। तो बलदेव को डर लगने लगा, बोले मार्केट में रिनोवेशन का पैसा तो मेरे से ले लेंगे, रिनोवेट नहीं हुआ शॉप तो क्या करूंगा। तो बलदेव क्या करता है, खुद जाके दुर्गा प्रसाद से मिलता है, दुर्गा प्रसाद को बोलता है, दुर्गा प्रसाद सुन, देख तेरे को पूरे मार्केट का रिनोवेशन करना है। दुर्गा प्रसाद बोलता है हाँ। बोले शुरुआत मुझसे कर। शुरुआत किससे कर? जोर से बोलो, किससे कर? मुझसे कर। अगर तू मेरे शॉप से शुरुआत करेगा तो इसके बाद में मेरा जितना भी सेल होगा उसका 2% कमीशन मैं तेरे को दूंगा। जितना भी सेल 2% इज योर्स। दुर्गा प्रसाद खुश हो जाता है। दुर्गा प्रसाद बोलता है अरे वाह, ऑलरेडी मार्केट रिनोवेट करने के लिए पैसे मिलने वाले, आहा, ऊपर से 2% दुर्गा प्रसाद देगा। और अगर 2% ऐसे दुर्गा प्रसाद ने दिए तो मैं सभी शॉप ओनर से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूं कि जो जिसका पहले काम करूंगा उससे पैसा लूंगा, जिसका पहले काम करूंगा उससे पैसा लूंगा। बोलो हाँ या ना। अरे जोर से बोलो ऐसा नो। दुर्गा प्रसाद खुश हो जाता है, जम के काम पे भिड़ता है, बलदेव की शॉप को एकदम चमका डालता है, एकदम खतरनाक। और फिर दुर्गा प्रसाद जाता है बलदेव के पास, बोलता है बलदेव भाई दुकान कैसी लगी? बलदेव बोलता है अरे दुर्गा प्रसाद बोलता है अरे वाह, पर सिर्फ से काम नहीं चलेगा, कमीशन किधर है? बलदेव बोलता है कौन सा कमीशन? दुर्गा प्रसाद बोलता है तू बोला ना 2% देगा सेल्स का। मैंने कब बोला? और तू बोला ना 2% सेल, मैंने तो बोला ही नहीं। दुर्गा प्रसाद बोलता है मैं तेरे ऊपर केस कर दूंगा, आई विल स्यू यू। दुर्गा प्रसाद विल स्यू बलदेव। दुर्गा प्रसाद बलदेव के ऊपर केस नालायक लोगों। क्या करेगा बोले एक बार से? केस। बलदेव बोलता है कर, बिंदास्त कर। और बोलेगा क्या? जो मार्केट के रिनोवेशन के लिए तेरे को ऑलरेडी पैसा मिल रहा था उसके लिए तू मेरे से एक्स्ट्रा कमीशन मांगा, ये बोलेगा कोर्ट में। जिस मार्केट के रिनोवेशन के लिए गवर्नमेंट ने तेरे को कॉन्ट्रैक्ट दिया था और पैसा ऑलरेडी दे चुका है, उसे कमीशन में तू मेरे से ज्यादा पैसा मांग रहा है, ये बोलेगा कोर्ट में। ऐसा बोल के तुम्हारे ऊपर केस लड़ेगा। दुर्गा प्रसाद बोलता है हाँ ऐसा ही बोलूंगा। बोले जा, बेस्ट ऑफ लक, जा, बेस्ट ऑफ लक। मुझे होता दुर्गा प्रसाद जीत पाएगा क्या? ऑलरेडी जिस चीज के लिए उसको कंसिडरेशन मिल रहा है वो चीज के लिए वो दूसरे किसी पार्टी से सेम चीज के लिए कंसिडरेशन उठा पाएगा क्या? नहीं। ये रूल मार्केट में चलता है। नो डबल कंसिडरेशन इज अलाउड फॉर द सेम थिंग। सेम ड्यूटी के लिए आप वापस से सेम रिलेटेड पार्टी से डबल कंसिडरेशन नहीं ले सकते। यहां दुर्गा प्रसाद एनीवेज थोड़ा बहुत कनेक्टेड था कॉन्ट्रैक्ट से, बलदेव थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्ट से कनेक्टेड था, भले ही मार्केट म्यूनिसिपैलिटी का हो, पर जो बलदेव मेंटेन कर रहा है वो तो उसका शॉप है। तो ऐसा हो जाएगा एक ही शॉप रिनोवेशन के लिए दो लोगों से कंसिडरेशन ले रहा है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। बस कंसिडरेशन में वही रूल बताया गया। देखो क्या बोला गया, इट वॉज हेल्ड दैट there is no consideration as money was not spent on by plaintiff on the request of the defendant, but in the instant third person which collector thus a contract was, क्या बोले एक बार उसे,
वॉइड। मतलब यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी ने ऑलरेडी दुर्गा प्रसाद को पैसा दे के रखा हुआ है, और जब म्यूनसिपैलिटी ने दुर्गा प्रसाद को पैसा दिया तो थर्ड पार्टी ने दुर्गा प्रसाद को पैसा दिया, तो अब वो बलदेव से कोई भी पैसा नहीं मांग सकता। सो बलदेव के साथ किया हुआ हर कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? सबको समझ में आया केस? लास्ट बेंचेस एवरीबडी बोलो हाँ या ना, सबको आइडिया क्लियर है? चलो अब फटाफट आंसर राइटिंग पॉइंट लिख लेते हैं। इसके लेफ्ट साइड में केस का नाम लिखो, क्या है सब जन बोलो? दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। गर्मी हो रही है क्या सबको? ऐसे नहीं शुरू किया क्या? हाँ, ओके। सो दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव, ठीक है। डिसीजन में पॉइंट नंबर 1, अ पर्सन कैनॉट रिसीव डबल कंसिडरेशन फॉर सेम एक्ट। पॉइंट नंबर 2, in contract of two parties, additional consideration by third party is void. The contract of additional consideration for same obligation of other contract is void. Full stop. लिख लिया सबने? इधर रेफरेंस में मार्केट रिनोवेशन, शरडन बच्चों बोलो हाँ या ना? चलो नेक्स्ट वन, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव वाला केस खत्म हुआ। नेक्स्ट केस के ऊपर जा रहा हूं। अरे ओ माय गॉड्स, ओ माय द गॉड्स, ये मेरे को पढ़ाने की जरूरत है तुम्हें या तुम मुझे पढ़ाओगे? सुना है नहीं सुना ये केस? चिन्नैया वर्सेस रमैया, बोलो हाँ या ना? नाम बोलो एक बार जोर से। कुछ लोगों ने तो एक केस पढ़ने के बाद गाली देना बंद कर दिया। पूछो क्यों? गाली की जगह यही बोलते ए चिन्नैया, ए रमैया, है ना? सो चिन्नैया वर्सेस क्या है सब जन बोलो एक बार? रमैया। क्या था कुछ मालूम? कुछ थोड़ा मेमोरी लिटिल भूली भूली सी यादें, भीगी भीगी सी वो यादें, भीगी भीगी बातें, भीगी भीगी। बोलो क्या हुआ था केस? Okay. Have you ever heard about privacy? प्राइवेसी सुना है? प्राइवेसी, जो तुम्हारी जिंदगी में जिसकी तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्राइवेसी के लिए कोई होना तो चाहिए ना लाइफ में, जो तुम्हारी लाइफ में कोई है ही नहीं है। बोलो हाँ, अरे बोलो ना, तुम्हारी जिंदगी में कोई है? सीए की डिग्री छोड़ के और तो लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है ना जिंदगी में। वो तो क्या हम भी जिए जा रहे हैं, खून के आंसू पिए जा रहे हैं। बोलो हाँ या ना? और इससे शांत बैठे हैं ना, और बाप रे बाप, कि दिल पे तो लग रही है सर, पर अभी बताएंगे नहीं हमको कितना दुख हो रहा है करके। आ जाओ केस देखते हैं चिन्नैया वर्सेस रमैया। उसके लिए एक वर्ड हमको जानने की जरूरत है, प्रीविटी। प्रीविटी सुना है? क्या होता है प्रीविटी? मेरे को एक बात बताओ, लंच ब्रेक में कुछ नशा करते हो क्या तुम?
मैं पहले दिन रूल बोला था, मेरे को क्या चाहिए, क्या चाहिए मेरे को, क्या चाहिए, जोर से बोलो। अब इसके बाद में मैंने ये सवाल पूछा, मेरे को रिस्पॉन्स नहीं आया, मैं हर बार आपको खड़ा करूंगा और वही 5-5 मिनट के लिए। ओके, डील? जोर से बोलो हाँ है ना। मेरे को रिस्पॉन्स, वो भी लास्ट बेंचेस से, अब जिस एरिया से रिस्पॉन्स नहीं आएगा उसको 5-10 मिनट के लिए खड़ा कर दूंगा। बोलो डील? देखो लास्ट बेंचेस का रिप्लाई ही नहीं आया। चलो रेस हो जाओ सब लाइन से, फास्ट 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 फास्ट, जैसे कि वैसे मक्ख बैठे है वो, कोई मतलब गुड़ से मक्खी उड़ तो भी वो एक हाथ बार उड़ जाए, ये तो उड़ेंगे भी नहीं यहां से, नालायक लोग। मेरे को क्या चाहिए? हाँ गुड। प्रिविटी वर्ड सुना है तुमने कभी? वापस रिस्पॉन्स नहीं आया। प्रिविटी वर्ड सुना है तुमने कभी? प्रिविटी का मतलब होता है प्राइवेसी। क्या होता है बोले एक बार उसे? प्राइवेसी। जिंदगी में कुछ चीजों में प्राइवेसी की जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 2 जगह पे आपको प्राइवेसी की जरूरत पड़ती है। पूछो कौन सा? प्रिविटी एज टू कंसिडरेशन और दूसरा प्रिविटी एज टू कॉन्ट्रैक्ट। प्रिविटी एज टू कंसिडरेशन, दूसरा प्रिविटी एज टू क्या बोले एक बार उसे? कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज प्रिविटी एज टू कंसिडरेशन? प्रिविटी एज टू कंसिडरेशन का क्या मतलब है सर? इसका सवाल यह होना चाहिए, हु कैन गिव द कंसिडरेशन? हु कैन गिव क्या बोले एक बार उसे? कंसिडरेशन। कंसिडरेशन कौन दे सकता है? किससे कंसिडरेशन मिल सकता है? मुझे बताओ, कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन थर्ड पार्टी से मिल सकता है क्या? थर्ड पार्टी कंसिडरेशन दे सकती है क्या? यस। कंसिडरेशन किधर से भी आए, हमको क्या फर्क पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट होने से मतलब है। हाँ कंसिडरेशन लीगल जरूर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बोले एक बार उसे? लीगल। पर व्हाट इज प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है वेदर थर्ड पर्सन कैन इन्वॉल्व इन कॉन्ट्रैक्ट, कैन इन्वॉल्व इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 2 पर्सन। 2 पर्सन अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके अंदर थर्ड आके बीच में नाक खुपच सकता है क्या खुद का? कोई इंटरफेयर कर सकता है क्या? इंटरफेयर कर सकता है? नहीं कर सकता है। सो वेदर थर्ड पर्सन कैन इंटरफेयर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द 2 पर्सन, आंसर है नो। व्हेन अ थर्ड पर्सन कैन नॉट इंटरफेयर इन अ कॉन्ट्रैक्ट 2 पर्सन, दैट इज कॉल्ड एज प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज रिक्वायर्ड एंड वैलिड। एक बार सब जन बोलो, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज रिक्वायर्ड एंड वैलिड। कि 2 लोगों का जब कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है तो कोई भी तीसरा आके बीच में अनबन नहीं कर सकता। पर कंसिडरेशन में हु कैन गिव अ कंसिडरेशन, मतलब सवाल यह है वेदर थर्ड पर्सन कैन गिव अ कंसिडरेशन। थर्ड पर्सन क्या बोले एक बार उसे? कैन गिव क्या बोले एक बार उसे? कंसिडरेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 2 पर्सन। 2 लोगों की कॉन्ट्रैक्ट में थर्ड पर्सन कंसिडरेशन दे सकता है क्या? तो इसका आंसर क्या है बोले एक बार उसे? यस। इसका मतलब यह है प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन इज क्या बोले एक बार उसे? नॉट रिक्वायर्ड। इसकी कोई जरूरत ही नहीं, कोई भी थर्ड पर्सन आके आपको डिस्टर्ब कर सकता है कंसिडरेशन देने के लिए। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ये वर्ड को याद रखना। एक बार वापस से बोलो, वर्ड क्या है? जोर से बोलो, वर्ड क्या है? प्रिविटी। 2 पार्ट करो, प्रिविटी एज टू कंसिडरेशन, प्रिविटी एज टू कॉन्ट्रैक्ट। मुझे बताओ कॉन्ट्रैक्ट में थर्ड पर्सन इंटरफेयर कर सकता है क्या? नहीं। तो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज रिक्वायर्ड एंड वैलिड। एंड कंसिडरेशन में थर्ड पर्सन कंसिडरेशन दे सकता है क्या? यस। प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, हेंस कोई जरूरत ही नहीं है वैलिड करने की। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो यस और नो। अब इसी के ऊपर, ये प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन के ऊपर का ही केस है चिनैया वर्सेस रमैया। अब चिनैया वर्सेस रमैया में क्या हुआ था, पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर दीजिएगा तो समझ में आएगा। एक औरत थी, नाम था अम्मा। अम्मैया लिख लो। कौन बोले एक बार? अम्मैया। एक औरत थी, नाम था अम्मैया, और अम्मैया जो थी उसकी सिस्टर थी चिनैया। उसकी सिस्टर कौन थी बोले एक बार उसे? चिनैया। और अम्मैया की बेटी थी रमैया। अम्मैया की बेटी कौन थी बोले एक बार उसे? रमैया। अब अम्मा अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी, कब टपक जावे जिंदगी में कोई लेना देना नहीं था, भगवान की तरफ ही दिख रही थी। तो अम्मा ने खुद की विल बनाई। क्या बनाई? विल। और विल के अंदर लिखा कि उसकी पूरी की पूरी जायदाद रमैया को मिल सकती है।
सो मैं इधर नहीं इधर लिखता हूं, अम्मा ने बनाई विल, और विल में उसने पूरी की पूरी असेट्स जो है वो असेट्स किसको देने के लिए बोला, बोले एक बार उसे रमैया। पर उसके ऊपर एक कंडीशन डाला, क्या डाला बोले एक बार उसे कंडीशन, और कंडीशन ये डाला कि ये असेट रमैया को सिर्फ तब मिलेगी जब रमैया चिनैया को एन्यूटी देने का वादा करती है। चिनैया को क्या देने का वादा करती है, एन्यूटी। एन्यूटी मतलब मंथली पेमेंट, मंथली कुछ ना कुछ फिक्स पेमेंट लाइक ए सैलरी, कि भाई मंथली मैं भैया चिनैया को 50,000 रुपए दूंगी, मंथली में चिनैया को 1 लाख दूंगी, ऐसा रमैया ने अम्मा को वादा किया। बदले में अम्मा ने विल में क्या ट्रांसफर किया बोले एक बार उसे असेट। ये विल में ही लिखा था कि असेट में चिनैया रमैया को देना चाहूंगी प्रोवाइडेड रमैया मेरी सिस्टर जो है, मेरी कौन बोले एक बार उसे सिस्टर, उस सिस्टर को मंथली कुछ ना कुछ फिक्स पेमेंट एन्यूटी देती रहे। रमैया खुश हो गई, रमैया बोले अरे वाह मम्मी ये बहुत बढ़िया। फिर एक दिन अम्मा बेचारी सॉरी ये पति मरने पे करते हैं, तो सेंटी हो गया था। सो रमैया ने बम रोई 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 रोई, और जब तक अम्मैया जिंदा थी तब तक एन्यूटी देती रही। जब अम्मा निपट गई, अम्मैया का क्या बोले एक बार उसे डेथ, तो चिनैया ने अम्मैया के डेथ के ऊपर जो एन्यूटी एग्री किया था वो देना बंद कर दिया। वो देना क्या कर दिया, बंद। चिनैया बेचारी भूखी रहने लग गई, उसको समझ में नहीं आया क्या करूं। चिनैया ने रमैया के ऊपर केस ठोक दिया। दैट्स व्हाई इट इज चिनैया वर्सेस क्या बोले एक बार उसे रमैया। चिनैया ने रमैया के ऊपर केस ठोक दिया, बोले रमैया तूने एन्यूटी देना चाहिए था, तू नहीं दे रही, मैं क्या खाऊं कैसे जीऊं, जिंदगी बर्बाद हो गई। रमैया बोलती है ठीक है मैं तेरे को एन्यूटी दे रही हूं, बदले में तू मुझे क्या दे रही है, क्या तेरे तरफ से कुछ ट्रांसफर हो रहा है। चिनैया बोलते हैं मेरे तरफ से कुछ नहीं हो रहा, पर तूने मेरे को एन्यूटी देने का वादा किया था, एग्रीमेंट है कॉन्ट्रैक्ट है। रमैया बोलती है एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तेरे साथ होगा, पर कंसिडरेशन जो है वो अमैया से आया है। अमैया गई, कंसिडरेशन गया, कॉन्ट्रैक्ट भी गया, मैं तेरे को कुछ नहीं दूंगी। बाबा जी का ठुल्लू। चिनैया कोर्ट में चली गई। चिनैया बोलती है रमैया ने मेरे को एन्यूटी देना चाहिए क्योंकि उसने एग्रीमेंट किया है मेरे साथ में। तो रमैया बोलती है मैं एन्यूटी देने के लिए रेडी हूं, पर चिनैया से मेरे को कुछ मिला कहां, चिनैया से मेरे को कंसिडरेशन कहां मिला। कंसिडरेशन के रूल में लिखा है इट शुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। मेरे को बदले में कुछ नहीं मिला, और अगर मेरे को बदले में कुछ नहीं मिला तो नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। चिनैया बोलती है अरे पर कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन सिर्फ थर्ड पार्टी ने दिया है, मेरी सिस्टर ने दिया है। तो चिनैया रमैया बोलती है अगर थर्ड पार्टी ने कंसिडरेशन दिया है तो वैलिड नहीं है। मुझे बताओ थर्ड पार्टी कंसिडरेशन वैलिड है या नहीं है। वैलिड है क्योंकि प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। तो इस केस में कोर्ट ने डिसीजन इस केस लॉ के थ्रू दिया कि कंसिडरेशन किसी से भी आ सकता है, कॉन्ट्रैक्ट स्टिल वैलिड है। कॉन्ट्रैक्ट स्टिल क्या है बोले एक बार वैलिड। सो चिनैया को एन्यूटी पे करना पड़ेगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, जोर से बोले यस और नो। एवरीबॉडी कंसेप्चुअली अंडरस्टूड द केस लॉ। चलो फटाफट ये लिखना है किसी को या डायरेक्ट डिसीजन लिखवा दूं। चलो आ जाओ, ये लिखना है या नहीं लिखना है, पक्का। चलो आ जाओ, चिनैया वर्सेस रमैया, चिनैया वर्सेस रमैया। चिनैया वर्सेस क्या लिख बाजू से रमैया। पॉइंट नंबर 1 प्रिविटी of consideration is not required. The consideration to contract of two person can move from third person also. Consideration to contract of two person can move from third person also. Parties to contract still have to perform contract
even though consideration is moved from थर्ड पर्सन। रेफरेंस में एन्यूटी कॉन्ट्रैक्ट, रेफरेंस में एन्यूटी कॉन्ट्रैक्ट लिख लिया सबने? सॉरी, लीव लगा? लाइव स्ट्रीम में समझ में आ रहा है कि जरूर बोलिए। चलो, हो गया सबका? बच्चों बोलो हाँ या ना। ओके, सो यहां पे चिन्नैया वर्सेस रमैया वाला केस खत्म हुआ। अब चिन्नैया वर्सेस रमैया के बाद में नेक्स्ट केस आता है रामचंद्र चिंतामन वर्सेस कालू राजू। सुना है कभी केस? सुना है? नहीं सुना है? ओके, केस को समझाओ एक बार, चलेगा? ओके, सो रामचंद्र चिंतामन वर्सेस कालू राजू, इस केस में क्या हुआ, फोकस करना अच्छे से। मुझे एक बात बताओ, अभी थोड़ी देर पहले हमने केस पहला वाला कौन सा पढ़ा था? दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। दूसरा कौन सा पढ़ा? चिन्नैया वर्सेस रमैया। अब दुर्गा प्रसाद बलदेव में क्या बोला गया था? डबल कंसिडरेशन सेम ऑब्लिगेशन के लिए हो सकता है क्या? नहीं। एक बार वापस से बोलो, क्या बोलना है? डबल कंसिडरेशन सेम ऑब्लिगेशन के लिए नहीं हो सकता। उसी के ऊपर बेस्ड केस है रामचंद्र चिंतामन वर्सेस कालू राजू। क्या हुआ जरा ध्यान देना। एक कालू राजू नाम का बंदा था। एक कौन था? कालू राजू नाम का बंदा। ठीक है, पूरा जिसको छोड़ो, अपन अपना वाला केस बनाते हैं। ठीक है, फोकस बहुत। नाम बोलो बेटा। चैटिया। अब चैटिया समझो, चैटिया के पास में 100 एकड़ का लैंड था, 100 एकड़। दिख रहा है सबको? आवाज नहीं आई मेरे को अभी, आवाज ही नहीं आ रही मेरे को। ऐसे मेरे को ऐसे कम सुनाई लगा दे रहा है क्या? हाँ ना? एक बार खड़े रह के देखो, मेरे को ज्यादा सुनाई देगा शायद। कितना अच्छा है ना, मतलब तुम खड़े रहोगे तो मेरे को ज्यादा सुनाई देगा। कितना भारी ना, बोलो हाँ या ना। हाँ देखो वैसे। सो कितने एकड़ का लैंड था? 100 एकड़ का लैंड था। और ये चैटिया के लैंड के ऊपर ना समझो एक गुंडे ने कब्जा कर लिया। गुंडा या पॉलिटिशियन एक ही बात है। नाम बोलो बेटा। कैवल्य, कैल्या। सो कैल्या गुंडा था, दिखता भी एकदम ऐसे एकदम कि पेल देगा 4-5 लोगों को तो कम से कम। सो कैल्या गुंडा था और कैल्या ने 100 एकड़ के लैंड के ऊपर कब्जा कर लिया। क्या कर लिया? कब्जा। ठीक है, अब चैटिया का दिमाग खराब हो गया, बोले क्या है जीवन में। अब लैंड छुड़वाने के लिए चैटिया ने वकील को अपॉइंट किया। नाम बोल भाई तेरा, भूल गया तू तेरा नाम जीवन में? रेड टी शर्ट, ये रेड टी शर्ट वाला टी शर्ट भी भूल गया तू? कौन सी पहना है जिंदगी में तूने? इतना कंफ्यूज वकील, उसका क्या होगा जीवन में? नाम क्या है बोले एक बार? ऋषिराज। सो एडवोकेट कम सीए, कम सीएस, कम सीए में, कम इंजीनियर, कम डॉक्टर, ऋषा। बीकॉम भी गए आप, बीकॉम रहे आप, बीकॉम। बाकी सब तो ठीक है, ये सब डिग्री का। सीए कौन से कॉलेज से किया है वो बता। सो चैटिया ने किसको अपॉइंट किया एज एडवोकेट बोले एक बार? ऋषा। और ऋषा को बोलता है, ऋषा मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये 100 एकड़ की लैंड यार ये कैला नाम के गुंडे ने कैप्चर कर लिया। ऋषा बोलता है होने दे, बाद में बात करते। ऋषा बोलता है तंबाकू थूक के बात कर। तो फिर चैतिया बोलता है मतलब चैतिया बोलता है अरे ऋषा यार देख यार, ये 100 एकड़ की लैंड ले ली, तू मेरा भाई नहीं है, तू मेरा दोस्त नहीं है, भाई नहीं है, भाई नहीं है, भाई नहीं है, मेरा भाई नहीं है, दोस्त के लिए नहीं करे, भाई नहीं है तुम्हारा। ऋषा बोलता है भाई वही गया तेल लगाने, इतनी सारी डिग्रियां तेरी भाईचारे निभाने के लिए नहीं किया मैंने, ऊपर से बीकॉम किया है क्या, तो इतनी सारी डिग्रियां फुकट में नहीं लिया मैंने। चुपचाप बोल कि अगर मैं ये केस जीत जाऊं तो मेरे को क्या मिलेगा।
चैता बोलता है 100 एकड़ की लैंड है यार, बता क्या चाहिए। बोले इसमें से 10% मेरा, 10 एकड़ की जो लैंड है अगर केस जीत जाऊं तो मेरे को चाहिए। चैता बोलता है ओके भाई, भाई नहीं है तू मेरा, भाई नहीं है। बोले भाई भाई सब बाजू में, इसलिए बोल रहा 10 एकड़ अभी दे दे। तो चैत्य एग्री कर लेता है, एग्रीमेंट कर लेते हैं कि केस लड़ने पे 10 एकड़ का लैंड रुषा का। यहां तक के बोलते हैं तू जितना लैंड इसमें से जीतेगा, चलो 10 एकड़ भी नहीं, तू जितना इसमें से लैंड जीतेगा उसका 20% लैंड तेरा। 100 एकड़ में से जितना जीतेगा उसका 20% लैंड तेरा। जम गया क्या रुषा? जम लेना। लड्डू फूटा। गुड। सो 20% लैंड तेरा। कितना परसेंट लैंड तेरा? 20। रुषा पूरा दम लगा देता है, जितना दम उसने उसके पीछे नहीं लगाया उतना यहां लगा दिया। उसके पीछे मतलब नाला को पटाने के लिए, भिखारी लोगों, अच्छा सोचो, ठीक है। तो रुषा पूरा दम लगा लेता है और पूरी 100 एकड़ की लैंड वसूल लेता है। कितने एकड़ की लैंड वसूल लेता है? बोले एक बार 100 एकड़ जीत जाता है, लैंड वसूल हो जाती है। फिर रुषा पहुंचता है चैता के पास, चैता को बोलता है चैता 20% लैंड। चैता बोलता है कौन सी 20%? रुषा बोलता तूने एग्री किया था जितना जीतेगा उसका 20% मेरा। मैंने एग्री किया था? मैंने तो कभी नहीं बोला था। बोले रुषा गलती, तू देख, तू मेरे साथ पंगे ले रहा है, तू देख रहे। बोले कोई लैंड फैंड कुछ नहीं, पूरी 100 एकड़ मेरे नाम पे, तेरे को एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। लैंड क्या, लैंड के ऊपर का दगड़ नहीं दूंगा तेरे को मैं, कुछ नहीं मिलेगा तेरे को। रुषा बोलता है भाई नहीं है, भाई नहीं है, तो मेरा भाई नहीं है। चैत्य बोलता काय का भाई? अब मुझे एक बात बताओ, 20% लैंड रुषा यहां पे रिकवर करना चाहता है चैत्य से, क्या कर सकता है? हाँ या ना? नो सर या यस सर? नो सर यस सर। कौन सा वाला? नो वाला यस, यस वाला नो? विच वन? यस वाला नो ना? कौन सा वाला बोलो जल्दी। क्या 20% लैंड रिकवर हो सकती है? हाँ या ना? ना। ना पूछो क्यों? डबल कंसिडरेशन कैन नॉट बी पेड फॉर सेम ऑब्लिगेशन। सर कैसे? मुझे एक बात बताओ, जब रुषा को वकील अपॉइंट किया तो कुछ फीस दिया है? उसके साथ वकील अपॉइंट नहीं हो सकता। और जो 20% लैंड है वो एडिशनली आप उससे एग्री कर रहे हो। जब वकील अपॉइंट करते तो नॉर्मल फीस तो देते हैं ना केस लड़ने का, बोलो हाँ या ना? और 20% लैंड एडिशनली। अब जो ओरिजिनल नॉर्मल फीस दिया वही ओरिजिनल ऑब्लिगेशन था, और केस जितना ये रुषा का लीगल ऑब्लिगेशन है। अरे बोलो हाँ या ना? मतलब जो केस जितना रुषा का फीस में ऑब्लिगेशन था उसी के लिए आप उससे 20% एक्स्ट्रा चीज कमिट करवा रहे हो। तो डबल कंसिडरेशन फॉर सेम ऑब्लिगेशन हुआ या नहीं हुआ? सुनाई नहीं दे रहा मेरे को, ऐसा हुआ या नहीं हुआ? और दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव क्या कहता है? एक ही चीज के लिए डबल कंसिडरेशन हो नहीं सकता। ये पहला रीजन। दूसरा रीजन, हैव यू हर्ड अबाउट चैम्पर्टी एंड मेंटेनेंस? जो तुमने सिर्फ सुना होगा पर तुमको समझा नहीं होगा। बोलो हाँ। एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में चैम्पर्टी एंड मेंटेनेंस। हैव यू हर्ड अबाउट चैम्पर्टी एंड मेंटेनेंस? यस और नो? So if you have heard about chambers and maintenance, you should know that chambers means this thing only. When you promise to give consideration for the award winning for the litigations to be handled by the court in such a situation, whatever consideration you give to the lawyer in the form of the award or its percentage will be considered as the chambers. Okay? Russian ne nalak. दूसरा एक्सेंट नहीं ना। तो चैम्पर्टी मेंटेनेंस सुना है? व्हाट इज चैम्पर्टी? जब कोर्ट में आप कोई केस लड़ते हो और आपको कुछ अवार्ड मिलने वाला है, कोर्ट का जो डिसीजन होता है उसे अवार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं बोले एक बार? अवार्ड। और उस अवार्ड को अगर आप लॉयर के साथ शेयर करने वाले हो तो उस चीज को चैम्पर्टी कहते हैं। मतलब केस लड़ने वाले के साथ में केस का अवार्ड शेयर करना इज अ चैम्पर्टी। एक बार सब जन बोलो, क्या बोलना है? केस लड़ने वाले के साथ में केस का क्या शेयर करना? अवार्ड इज अ चैम्पर्टी। सो ये भी वॉइड है। इट इज एग्रीमेंट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। वरना होगा क्या कल जाके? कल मेरे को ऐसा लगा प्रेस्टीज पॉइंट पूरा का पूरा मैं जीत सकता हूं, मैंने बम गुंडे उंडे बुलाए, पूरे प्रेस्टीज पॉइंट पे कब्जा कर लिया, हर एक को बाहर खदेड़ दिया।
और फिर मैंने एक वकील को केस दे दिया और मैंने वकील को बोला केस जीत के बता, आधा प्रेस्टीज पॉइंट तेरा आधा मेरा। अरे बोलो ना हाँ या ना। अगर ऐसा किया तो मैं तो फिर मत वाला एक्विजिशन में चले जाओ, बिल्डरशिप में, लैंड एक्विजिशन, बोलो हाँ या ना। इस प्रकार से तुम किसी को भी हैरेस कर सकते हो। कल समझो मैं घुस गया चैता के घर में, चैता को मैंने भेज दिया बाहर शादी होने के बाद, मतलब उसकी बीवी को भी भेजा, डोंट वरी। सो चैता उसकी बीवी को मैंने घर से बाहर कर दिया और चैता का घर मैंने हड़प लिया। और मैंने वकील को क्या बोला, केस जीत के बता, 2 BHK में से 1 तेरा 1 मेरा, किचन में दोनों रहेंगे। अरे बोलो हाँ या ना। तो मुझे एक बात बताओ, ऐसे तो मैं कोई भी प्रॉपर्टी जीत जाऊं ना जीवन में, तो ये डील अलाउ करना चाहिए क्या? नहीं। पक्का समझ में आया सबको? चलो नीचे केस का नाम लिखो। अच्छा इसमें सर सर इसमें रामचंद्र चिंतामन और कालू राजू कहाँ है? तो ये रशिया मतलब रामचंद्र चिंतामन और चैटिया मतलब कालू राजू। आर यू अंडरस्टैंडिंग? रामचंद्र चिंतामन ने कालू राजू के ऊपर 20% लैंड के लिए केस कर दिया। ओ। चलो आ जाओ नीचे, केस का नाम लिखो रामचंद्र चिंतामन। रामचंद्र चिंतामन वर्सेस कालू राजू। कई बार तो मेरे को ऐसा लगता है इंस्टीट्यूट सिलेबस में वो कैसे डालती है नाम देख के, हाँ नाम इंटरेस्टिंग लग रहा है कालू राजू। सो रामचंद्र चिंतामन वर्सेस क्या, एक बार उसे कालू राजू। इसके बाद वाला तो और भी भयंकर है, आएगा आएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, डबल कंसिडरेशन for same obligation is void. Point number 2, sharing the award of litigation with advocate of same case is void, called as champerty. Called as क्या? champerty. Reference land acquisition. लिव लगा? हो गया सबका? एवरीबॉडी? अरे बोलो ना हाँ या ना। चल नेक्स्ट केस के ऊपर जा रहे हैं। नेक्स्ट केस का नाम तो एकदम सांडदार है, राजलुखी देवी वर्सेस भूतनाथ। सीरियसली ऐसा भी ओरिजिनली नाम होता है? मतलब मेरे को डाउट आता है मेरे को। ठीक है, राजलुखी देवी वर्सेस क्या, सब जन बोलो एक बार, भूतनाथ। अब केस किसके बीच में पता है? मियाँ और बीवी के बीच में। हाँ मियाँ बीवी के बीच में केस है, पति पत्नी के बीच में। पूछो कैसे? यह अगर समझना है तो तुमको सबसे पहले नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन समझना पड़ेगा। डू यू नो व्हाट इज नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट? हाँ, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के कितने एक्सेप्शन है? लगाओ बोली। दस। ओके, आर यू गाइस रेडी? नीचे लिखो नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, वो केस लॉ का टेबल वैसा ही रहने दो, दूसरे पेज पे लिखो नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। लिखना, हेडिंग डाला नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, उसमें लिखना every contract is based on the essential of consideration. Every contract is based on the essential of consideration. Every contract is based on the essentials of consideration.
essential of consideration to be passed, to be passed, to be passed from one person to another person, from one person to another person, full stop. However, there are few exceptions to no consideration, no contract. There are few exceptions to no consideration, no contract. Where contract will still be valid, where contract will still be valid, even if there is no consideration. Contract will still be valid even if there is no consideration. Contract will still be valid even if there is no consideration. Such as point number 1, natural love and affection. Point number 1, natural love and affection. Point number 2, past consideration. Point number 2, past consideration. Point number 3, recovery of time barred debts. Recovery of time barred debts. Time barred debts. Time barred सुना है? Recovery of time barred debts. 4th, agency. Agency. 5th, completed gift. 5th, completed gift. 6th, guarantee. 6th, guarantee. 7, bailment. 7, bailment. लिख लिया सबने? इतनी चीजों के लिए कंसिडरेशन नहीं भी रहा तो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है. समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर. नो. अब इसमें से एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स को ठीक से देखेंगे. ठीक है? सबसे पहला कौन सा है? आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन. बोलो हाँ है ना? ओके, बहुत अच्छे से ध्यान देना. आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, बच्चों पूरा ध्यान बोर्ड पे, मुंडी मुंडी झटको स्ट्रेट बैठो, बहुत काम का है. आउट. हाँ सर, एसी बंद करा, मला थंडी वाजते. ओके मैडम, फोकस उसी का नाम रहता है कि एसी को इग्नोर करके हम पढ़ाई पे ध्यान दे सके. तो कहीं और जाके बैठ जाइए. अब हम वही नहीं करते. एक चीज, मैं यहां पढ़ाने के लिए आया हूं और मेरा पूरा फोकस सिर्फ पढ़ाने पे ही रहेगा. काय सांगितलं? एसी वाढवायला की कमी करायला की एसी बद्दल ओरडायला? एक मेरे को एक बात बताओ, सटक गए हो क्या जीवन में? तो तुमको नहीं पसंद, उठो कहीं और जाके बैठो जहां एसी कम होगा. ठीक है? आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन. स्टार्ट करता हूं, ध्यान देना. मैं एक चीज बोलता हूं, तुमको एसी फैन लाइट जिंदगी के जो कंप्लेंट है वो आदमी को पकड़ने का, उसके साथ जो करने का है वो करने का. मेरे को मालूम नहीं. मेरा काम है पढ़ाना और मेरे पढ़ाने के अंदर मेरे को डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए. पहली बात, तुम्हारी हालत बहुत अच्छी है. मैं तुमको बता दूं कि दाल आटे के भाव क्या होते हैं. हम भर गर्मी में दोपहर को 2 बजे विदर्भ की गर्मी में 47 डिग्री सेल्सियस के अंदर एक बंद रूम के अंदर चुपचाप ब्लैक एंड व्हाइट नोट से, वो भी विदाउट डेडिकेटेड टीचर भी पढ़ते थे. ठीक है? हमारे टीचर इतने एंथुसियास्ट भी नहीं थे जो सीरियसली हमको आके पढ़ाए.
मैं सीए इंटर ऐसा पास किया है जिसमें सीए इंटर में उससे पढ़ा हूं जो खुद सीए इंटर के एग्जाम दे रहा था और उसका रोल नंबर मेरे सामने था ना, सीरियसली। मैं सीए इंटर जो उससे पढ़ा हूं जो बंदा खुद सीए फाइनल के एग्जाम दे रहा था। मेरी लॉ की बुक जो थी सीए इंटर की वो 250 ब्लैक एंड व्हाइट में खत्म हो गई थी। 200 पेजेस ब्लैक एंड व्हाइट, दैट्स ऑल। मेरी पूरी सीए इंटर की खुद की लॉ की बुक 750 पेजेस की कलरफुल बुक है, क्वेश्चनियर अलग से, चार्ट्स अलग से, उसकी रिवीजन बुक अलग से। जिस फैसिलिटीज में तुम चल रहे हो ना उसकी कदर करना सीखो, ठीक है? तुमको नहीं पता तुम कितने अच्छे पोजीशन में हो। हमारे पास होने के वादे थे, हमको पढ़ाने के लिए टीचर नहीं मिलता था, और वो भी ऐसा नहीं कि बहुत कम फीस वगैरह, अच्छी खासी फीस देने के बाद कैसे कैसे करके पढ़ना पड़ता था। इधर तुमको थोड़ी सी ठंडी नहीं, फोकस नहीं। फोकस उसी चीज का नाम है कि इतनी सारी चीजें दुनिया के खिलाफ जाने के बावजूद भी तुम ठीक से पढ़ रहे हो, इसको फोकस कहते हैं मैडम। इस चीज को फोकस नहीं कहते कि मेरे को ठंडी बज रही और फोकस नहीं हो रहा, फिर उसको फोकस ही नहीं कहते। फिर वो चीज डेफिनेशन फोकस का नहीं। आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, मे बी आई एम अग्रेसिव, बट दिस इज नॉट अ वे टू गेट थ्रू एनीथिंग। फिर तुम्हारे लाइफ में अगर थोड़ा भी 2 डिग्री किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ गया तुम छोड़ के भाग जाओगे, और थोड़ा भी 2 डिग्री से किसी चीज का टेम्परेचर कम हो गया तुम इमीडिएटली छोड़ के भाग जाओगे। दिस विल हैपन। कौन सी चीज सही है तुम खुद चूज कर लो। 2 डिग्री टेम्परेचर ऊंच नीच, और ये तो बहुत कम है। अबे दुनिया किस लेवल पे मारती है तुमको आइडिया तक नहीं है। 2 डिग्री टेम्परेचर से तो मतलब चलो 5 डिग्री, चलो 10 डिग्री, ऐसा गंदा मारेगी ना दुनिया, तुमको समझ में नहीं आएगा कि तुम कौन से एरिया में जा रहे हो। आई एम नॉट टेलिंग यू दिस बिकॉज वो मैम का भी फैन पे ही ध्यान है। आई एम टेलिंग फॉर योर बेटरमेंट ऑफ लाइफ। तुम कहां फोकस कर रहे हो? तुम्हें दिक्कत है, तुम कोई एक जगह पे पकड़ो, वहां पे जाके बैठो जहां ठंड नहीं लगेगी। पूरा का पूरा पैक केबिन है, हमको तुम्हें नौशिया ना आए और सफोकेशन ना हो इस हिसाब से टेम्परेचर मेंटेन करने पड़ते हैं। समझ में आ रहा है सबको? हाँ या ना? जोर से बोलो यस और नो। स्टार्टिंग में एसी शुरू नहीं हो रहा था तो भी मैं पढ़ा रहा था। मेरे को यहां पूरा पसीना छूट जाए तो भी मैं पढ़ाऊंगा। मैं जब तक यहां चक्कर आके नहीं गिरूंगा तो भी मैं पढ़ाऊंगा। मैं उसको फोकस कहता हूं। यहां कभी पानी हो नहीं हो, कभी तुमने ये देखा कि इस चीज के लिए मैं कंप्लेन कर रहा हूं? नहीं हो पानी चलता, मैं मेरा लेक्चर लूंगा। बीच में जब तुम चार्ट कॉपी करोगे मैं जाऊंगा पानी लेके आऊंगा, या उसको मैसेज डालूंगा कि भाई पानी लेके आ, मेरे को जरूरत पड़ रही है। तो मैं फ्रैंकली बोलता हूं, आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, एंड मैम स्पेसिफिकली, मैं, आप तो जस्ट कैटलिस्ट हो, पर मैं सबको ये मैसेज देना चाहूंगा, लाइक दिस आई एम वेरी सॉरी टू से यू विल अचीव नथिंग इन द लाइफ। ये तो बहुत छोटी बात है। तुमको अगर लाइफ में कुछ कर गुजरना है ना, सहनशीलता, इसलिए उसको शीलता कहते हैं। भाई वॉट एवर हैपन्स यू स्टे एज इट इज, ओके दिस इज माई वर्क। एक बार डिफ्लेक्ट होगा माइंड, 2 बार डिफ्लेक्ट होगा, 3 बार होगा, 4 बार होगा, 5 बार होगा, 10 बार होगा, 11वीं बार वापस उसी जगह पे लगाना है जहां पे हम है। ठीक है? जब आपको लग रहा है आपको ये जगह पे नहीं बनती है तो फिर जगह चेंज कर लो, कहीं और बैठ जाओ। ठीक है? पर उस एक चीज के लिए पूरे लोगों को लेकर डूबना कहां का सेंस है? सोचिएगा। ठीक है? लेट्स गो। सो आउट ऑफ नेचुरल, इसके बाद में मेरे को बिल्कुल मत बोलो, आपको नहीं वहां पसंद मैम, आप दूसरी चेयर लीजिए, यहां बैठिए जहां आपको ठंड नहीं लगती। कल से आपको पता है आपको ज्यादा ठंड लगती है, घर से जैकेट लेके आइए। ठीक है? आपके साइड वाली लड़की जैकेट पहन के बैठी है, शी इज हैप्पी विद इट, लर्न फ्रॉम योर फ्रेंड्स। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। चुभेगा, मैं बोलेगा तो चुभेगा, आपका एज ही चुभने वाला है, और ईगो बनने का तो बहुत ही बड़ा एज है, क्योंकि अभी तक कुछ अचीव ही नहीं किया है ना। क्योंकि मैं आपको फ्रैंकली बोलता हूं, जितने अचीवमेंट ऐड होते हैं ना उतना बंदा हम्बल होते जाता है। इतना होने के बाद भी मैं मैम से रिस्पेक्टफुली बात कर रहा हूं। हाय, बिकॉज मेरे को मालूम है दुनिया किस लेवल पे तोड़ती है। ठीक है? ऑटोमेटिकली ईगो गायब हो जाता है, ऑटोमेटिकली कुछ करना ही नहीं पड़ता, ऐसे मारती है ना कान के नीचे, अरे ओ, ऐसा हो जाता है। तो ट्राई करो वो नौबत तुम्हारे ऊपर ना आए। ठीक है? लेट्स गो। सो आउट ऑफ नेचुरल लव एंड क्या बोले एक बात से अफेक्शन, पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर देना। अब आउट ऑफ नेचुरल अफेक्शन के, लव एंड अफेक्शन के 2 तरीके हैं बच्चों। कितने तरीके बोले एक बात से? 2। पहला, आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन को आप डिवाइड करो एक स्पेसिफिक ड्राफ्टेड लीगलाइज कॉन्ट्रैक्ट में, एक स्पेसिफिक ड्राफ्टेड लीगलाइज कॉन्ट्रैक्ट में, और दूसरा आप इसको डाल दो सोशल एग्रीमेंट में। आप इसको डाल दो काय में बोले एक बात उससे सोशल एग्रीमेंट।
नाउ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट एंड सोशल एग्रीमेंट? ठीक है, एक दिन पत्नी बड़े मूड में पति के पास आई। तुम्हें मूड अलग रखना हो रहा, पर मैं जो बोल रहा हूं उसकी तरफ ध्यान देना। एक दिन पत्नी बड़े पति के पास मूड के बाद बोले सुनते हो? पति बोलता है क्या हुआ? सुनो ना, मुझे हीरो का हार चाहिए, हीरो का हार चाहिए। पति बोलता है आने वाली एनिवर्सरी को मैं तेरे को हीरो का हार दूंगा, प्रॉमिस। बोले खाओ मेरी कसम। बोले तेरी और तेरे साथ वाली सबकी कसम। और आने वाली एनिवर्सरी ही पति भूल गया। लग गई। अब क्या पत्नी पति के ऊपर केस कर सकती है? जोर से बोलो। नहीं। सोशल एग्रीमेंट। तुम्हारे डैड ने तुमसे प्रॉमिस किया कि फाउंडेशन पास होने के बाद तुमको नया वाला आईफोन 15 प्रो मैक्स प्लस अल्ट्रा गिफ्ट करेंगे। फाउंडेशन पास होने के बाद तुमको ये मोबाइल गिफ्ट करेंगे। बोलो हाँ या ना? तुमने जम के पढ़ाई की, तुम फाउंडेशन पास हो गए। डैड को बोले डैड प्रो मैक्स प्लस अल्ट्रा एप्पल। बोलो हाँ या ना? एप्पल प्रो मैक्स प्लस अल्ट्रा। बोलो हाँ या ना? तो पापा ने लाया सफरचंद, उसके ऊपर लिखा प्रो मैक्स प्लस अल्ट्रा और तुम्हारे हाथ में दे दिया। मुझे बताओ पापा पे क्या केस करोगे? सोशल एग्रीमेंट। सो एनी प्रॉमिस टू फैमिली मेंबर, एनी प्रॉमिस टू क्या बोले एक बार उसे? फैमिली मेंबर। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोले सर। नो। फैमिली मेंबर को कोई भी प्रॉमिस करो, एनी वॉट एवर प्रॉमिस यू मेक योर फैमिली मेंबर। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोले सर। नो। एनी प्रॉमिस टू योर फैमिली मेंबर इज अ सोशल एग्रीमेंट। दूसरा, इन्विटेशंस। क्या बोले एक बार उसे? इन्विटेशंस आर सोशल एग्रीमेंट। समझो चैत्या की शादी है और चैत्या ने रुषा को घर पे गया। चैत्या रुषा को बोलता है देख मेरी शादी हो रही है, डिक्किचकी डिक्किचकी डिक्किचकी, हाँ है ना? और रुषा बोलता है अरे वाह तेरी भी हो रही है। तो चैत्या बोलता है हाँ मेरी शादी हो रही है, तो मेरी शादी में आएगा ना, तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। रुषा बोलता है हाँ जरूर आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा, क्यों नहीं आऊंगा। चैत्या बोलता है देख वादा कर। रुषा बोलता है वादा। बोले कसम खा। बोले तेरी कसम। और ऐसा बोल के वादा वादा लेके इमीडिएटली चैत्या चला जाता है। और एंड टाइम पे रुषा शादी में चैत्या के आता ही नहीं है। मतलब शादी में आता है पर पहुंचने के पहले दोस्तों के साथ जो पार्टी होती है ना, शादी प्री मैरिज पार्टी, बैचलर्स नहीं भिखारी हो, प्री मैरिज पार्टी में रुषा पी के पड़ जाता है। बोलो हाँ है ना? और शादी एंड टाइम पे शादी में पहुंचता नहीं है। मुझे बताओ चैत्या रुषा के ऊपर केस कर सकता है क्या? जोर से बोलो। कर सकता है? नहीं। सोशल एग्रीमेंट। सो ऑल इन्विटेशंस लाइक मैरिज पार्टी एक्सेट्रा, सोशल एग्रीमेंट्स आर नॉन इन्फोर्सेबल। हालांकि इन एग्रीमेंट्स में आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन आप जो भी कर रहे हो वो करते हो। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? पर नेचुरल आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन अगर आप कुछ कर रहे हो, जैसे विल, जोर से बोलो। क्या बोले एक बार उसे? विल। आप विल के तौर पे खुद की असेट ट्रांसफर कर रहे हो नॉमिनी को। असेट ट्रांसफर टू किसको बोले एक बार उसे? नॉमिनी। बाप बेटे को अब खुद की असेट ट्रांसफर कर रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा या नहीं होगा? अच्छा, बदले में बेटे से बाप को कुछ मिला है क्या? अरे जोर से बोले। बदले में बेटे से बाप को बेटे से कुछ मिला है क्या? नहीं। बट फिर भी आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन करता है। बोलो हाँ या ना? सो दैट इज लीगल एग्रीमेंट। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन का और एग्जांपल कोई दे सकता है? लीगल कॉन्ट्रैक्ट, लीगल कॉन्ट्रैक्ट आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। एनीवन? बोलो, कुछ तो दिमाग लगा लो। बोलो। चाइल्ड इंश्योरेंस, सांडदार। आपके बच्चे के लाइफ का इंश्योरेंस निकाल के रखो। ठीक है? खुद के बच्चे के जितने भी होंगे, जिस जिस गली में, जिंदगी पे मारो ऐसा छापा, हर गली से आवाज आए पापा पापा। तो जितने भी बच्चे होंगे, सो चाइल्ड इंश्योरेंस। कौन सा इंश्योरेंस बोले एक बार? जैसे चाइल्ड है। सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार। यस नो? ओके। और कोई एग्जांपल? चाइल्ड एजुकेशन, चिल्ड्रन एजुकेशन। उसके बाद में तुम्हारे फोन के बिल, फैमिली फोन बिल, ये सब चीजें लीगल कॉन्ट्रैक्ट में आती है। काय में आती है बोले एक बार? उसे लीगल कॉन्ट्रैक्ट।
ठीक है, सो दिस इज आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। अब इसके ऊपर केस हुआ था, कौन सा पूछो कौन सा? राजलुखी देवी वर्सेस भूतनाथ। सो दिस इज देवी एंड दिस इज भूतनाथ। ठीक है, सो राजलुखी देवी वर्सेस, सब जन बोलो राजलुखी देवी वर्सेस भूतनाथ। पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर है, फोकस करना अच्छे तरीके से। एक दिन राजलुखी देवी और भूतनाथ का, दोनों मियां बीवी थे, दिस इज वाइफ, दिस इज हस्बैंड। दोनों मियां बीवी थे, घर पे चिंगारी भड़की, आग लगी और झगड़ा शुरू हो गया। दोनों एक दूसरे एकदम ऐसे भयंकर झगड़े, सॉरी एकदम मराठी वर्ड है मेरे, वो कड़ाकड़ मराठी में एक टर्म है, कड़ाकड़ भांडले, मतलब ऐसे एकदम दांत उठ कैसे एकदम गाली गलौज करते हुए, अबे तेरी, तो ये बोलती थी तेरी मत बोल, तेरी भी वही है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना, जोर से बोलो। तो दोनों तगड़े लेवल पे झगड़ा कर रहे, थोड़ी देर बाद मारामारी शुरू कर दी, हाथापाई शुरू कर दी। ये भूतनाथ राजलुखी देवी को पटक रहा है, ये राजलुखी देवी भूतनाथ को फेंक रही, एकदम WWF। थोड़ी देर बाद हाथ पैर थक गए तो इक्विपमेंट से मारना शुरू कर दिया। ठीक है, तवा, कुकर, गमेला, बेलन तो पता नहीं कहां चला गया, समझने में समय लगेगा। सो जबरदस्त वाला झगड़ा शुरू था। एंड में भूतनाथ फ्रस्ट्रेट होके पूछ पड़ा, एंड में तो फ्रस्ट्रेट भाई साहब आदमी होता है ना सबसे पहले, हाँ है ना? तो भूतनाथ फ्रस्ट्रेट होके पूछ पड़ा कि मेरी जान छोड़ने का क्या लेगी, मेरी जान छोड़ने का क्या लेगी? राजलुखी देवी को लगा अच्छा चांस है, बोले 2 लाख रुपए पर महीना। राजलुखी देवी क्या बोली? 2 लाख रुपए पर महीना। भूतनाथ को भी लगा अच्छा चांस है, पैसे में जान छूट रही। भूतनाथ ने इमीडिएटली स्टैम्प पेपर निकाला, उसके ऊपर लिखा 2 लाख रुपए पर महीना जान छोड़ने का, इसके बाद में मेरे साथ नहीं रहेगी, साइन भूतनाथ। इमीडिएटली 2 मिनट में स्टैम्प पेपर पे राजलुखी देवी बोले बहुत अच्छी बात है, उसने भी साइन कर दिया 2 लाख रुपए पर महीना जान छोड़ने का। समझ में आया सबको? हाँ है ना? और दोनों डिपार्ट हो गए। भूतनाथ ने पहले 2-3 महीने पैसे पे किए, 2-2 लाख रुपए। एंड में पैसा खत्म हो गया और भूतनाथ ने पे करना बंद कर दिया। राजलुखी देवी ने भूतनाथ के ऊपर केस कर दिया, ठीक है? और राजलुखी देवी भूतनाथ को कोर्ट के अंदर घसीटी, और कोर्ट में जज साहब के सामने, इधर जज साहब समझो खड़े हैं, माय लॉर्ड, ठीक है? कौन बोले एक बार जो से? माय लॉर्ड जिलेल्लाही, बोलते ना जिलेल्लाही, हाँ है ना? सो माय लॉर्ड जिलेल्लाही। इधर राजलुखी देवी बोलती है माय लॉर्ड जिलेल्लाही, ये आदमी, ये जो मेरा पति है, ये पापी हस्बैंड, ठीक है, यह आदमी ने मेरे से वादा किया था कि ये 2 लाख रुपए मुझे देगा पर मंथ, और ये मुझे पैसा नहीं दे रहा है, आप इसको जेल में डालिए। भूतनाथ बोलता है माय लॉर्ड जिलेल्लाही, यह औरत राक्षसीन, डायन, यह औरत मेरे से 2 लाख रुपए पर मंथ फुकट के ले रही है, इससे मेरे तरफ कोई कंसिडरेशन पास ऑन नहीं हुआ है, सिर्फ मैं ही 2 लाख रुपए इसको दिए जा रहा हूं, ये तो गलत है, बदले में कुछ कंसिडरेशन आना ही चाहिए ना। देयर इज रूल माय लॉर्ड, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। इफ देयर इज नो कंसिडरेशन फ्रॉम राजलुखी देवी टू मी, हाउ कैन देयर बी अ कॉन्ट्रैक्ट? उल्टा जो मैंने अब तक 2-2 लाख रुपए दिए वो भी वापस चाहिए करने चाहिए इसने मेरे को। राजलुखी देवी बोलती है माय लॉर्ड जिलेल्लाही, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन है, आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, हम हस्बैंड वाइफ है, आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन इसने मेरे को 2 लाख रुपए पर मंथ देना चाहिए। भूतनाथ बोलता घंटा लव एंड अफेक्शन, घंटा इतना मारती थी, हाथ पैर दुख जाते थे, बेलन वगैरह से मारती थी, तवा कुकर क्या क्या फोड़ा है मेरे सिर पे। एक बार मैंने चावल लगाए पूरे गैस पे गल गए, क्योंकि कुकर फोड़ा हुआ था मेरे सिर पे, बेलन तो पता नहीं अब तक निकल नहीं रहा, पता नहीं कहां चला गया। आपको लगता है इसमें कहीं पे भी लव एंड अफेक्शन है जीवन के अंदर? मुझे एक बात बताओ, क्या इस कॉन्ट्रैक्ट में लव एंड अफेक्शन है? जोर से बोलो, लव एंड अफेक्शन है? नहीं। तो जहां लव एंड अफेक्शन ही नहीं है वहां लव एंड अफेक्शन एक्सेप्शन कैसे बन सकता है? तो इस कॉन्ट्रैक्ट में भूतनाथ ने जो 2 लाख रुपए देने का वादा किया था ना, देयर इज नो लव एंड अफेक्शन, एंड एज देयर इज नो लव एंड अफेक्शन, ये 2 लाख रुपए भूतनाथ को देने की जरूरत नहीं है। डिवोर्स कॉन्ट्रैक्ट है, हाँ डिवोर्स कॉन्ट्रैक्ट में मैरिज सेटलमेंट के तौर पे आप जो चाहे वो दे दो, वो मैरिज सेटलमेंट होता है, दैट इज नॉट आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, दैट इज अ डिफरेंट लॉ।
क्लियर है? पर जब आप ये लिखते हो कि आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन किसी को 2 लाख रुपए देने चाहते हो, तो उसमें लव एंड अफेक्शन होना चाहिए। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? भूतनाथ केस जीत गया और उसको पूरा पैसा वापस, पूरे इंडिया की धरती के ऊपर इकलौता केस है जो मर्द जीता है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोले एक बार, केस का नाम है क्या? बोले एक बार, राजलुखी देवी वर्सेस भूतनाथ। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोले एक बार, यस और नो एवरीबॉडी। सो एक बार केस का नाम लिखो नीचे, राजलुखी देवी वर्सेस भूतनाथ। आ जाओ। राजलुखी देवी वर्सेस भूतनाथ। पॉइंट नंबर 1, love and affection is exception to no consideration, no contract. Point number 2, but there must be love and affection to create such a contract. A contract of paying annuity just for living apart between husband and wife is not based on love and affection. रेफरेंस बेलन। लिखना है लिख सकते, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम में मत लिखना सिर्फ। फाइट्स। चलो डन। वो कोई रिमोट लेके उसको बंद कर दो ना, उनकी तबीयत बिगड़, उसी का रिमोट है ना, देख लेना एक बार। चलो डन एवरीबॉडी गाइस, व्हाट शो, बोलो हाँ या ना। वो नहीं, प्रोजेक्टर का है वो, जल्दी प्रोजेक्टर बंद हो जाएगा, लेना ना देना। हो गया क्या? ओके चलो, हो गया सबका, बोलो हाँ या ना एवरीबॉडी, यस और नो। सो यहां पे हमने कितवा केस लॉ देखा आज का? चौथा। पहला कौन सा था? दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। दूसरा चिन्नैया वर्सेस रमैया। तीसरा रामचंद्र चिंतामन वर्सेस कालू राजू। और चौथा राजलुखी देवी वर्सेस भूतनाथ। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो यस और नो। सो यहां पे आपका फोर्थ केस खत्म होता है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का। ओके, अब इसके अंदर एक और तरीका है, एक और बोला जाता है कंसिडरेशन, जो डिस्कस करने लायक है। हैव यू हर्ड अबाउट पास्ट कंसिडरेशन? इसके ऊपर कोई केस लॉ नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए पास्ट कंसिडरेशन क्या है। व्हाट इज पास्ट कंसिडरेशन? पास्ट कंसिडरेशन नहीं पता? परफेक्टली पता है किसी को, या बताऊं? केस के साथ परफेक्टली पता है या बताऊं अच्छे से? पक्का बताओ, जोर से बोलो हाँ या ना। चलो, 2 लोगों की अपने को जरूरत पड़ेगी, हाथ रेस करो कोई भी 2 लोग। नाम बोलो। धीरिया। ओके, और कोई एक जन नाम बोलो। राजा। राजा। अब धीरिया और राजा, ठीक है? समझो राजा जो था, इसको स्विमिंग बिल्कुल नहीं आता था। स्विमिंग पता है ना? तैरना। सो राजा को स्विमिंग बिल्कुल नहीं आता था और धीरज को बहुत ज्यादा स्विमिंग आता था। एक दिन क्या हुआ, धीरज जो था वो ऐसे ही ऐसे समुंदर के किनारे, समुंदर दिख रहा है, लग रहा है ना? मछली भी ड्रॉ कर दूं मैं तुम्हारे लिए। ये शार्क है, हाँ ये शार्क। तो आधी पानी में है ना यार,
ये ऊपर सिर्फ ऐसे ही दिखता है ना जीवन में, हाँ या ना? सो ये शार्क है और ये ऑक्टोपस है। ये ऑक्टोपस है बच्चों, ये 7 हाथ नीचे, ठीक है, लेट्स गो। सो एक दिन धीरया ऐसे ही मस्त समुद्र किनारे टहल रहा था हरियाली देखते हुए। वो आया ही था हरियाली देखने के लिए कि बोले कोई डूबे तो मैं बचाऊं, और बचाने के बाद की जो प्रोसेस होती है मूवीज में, बोलो हाँ या ना? तो धीरे ऐसे मस्त इमेजिन कर रहा था कि ऐसे एकदम खूबसूरत सी लड़की अगर डूबेगी तो मैं जाके बचाऊंगा, और फिर उसके बाद में प्रोसेस CPR वगैरह। बोलो हाँ या ना? पता है इन सबको? ऐसा ना कभी भी मूवी में जब हीरोइन डूबती है तुम इसी चीज की राह देखते रहते थे, मेरे को मालूम है बचपन से। हाँ या ना? क्या मजा आएगा, मजा आएगा। और एग्जैक्टली जब वो सीन शुरू हो रहा हो तब मम्मी पापा आके बैठते थे, कैसी जिंदगी है भगवान। बोलो हाँ या ना? अब ना उनके सामने चैनल चेंज कर सकते हैं, ना वो लगा सकते, ना ठीक से देख सकते। बोलो हाँ या ना? तो ऐसी सेम सिचुएशन, धीरे ऐसे समंदर के किनारे टहल रहा था। राजा को स्विमिंग सीखना था। राजा इतना डेरिंगबाज आदमी था, ऐसे भागते 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 आया और सीधा समंदर में कूद गया। ये सॉरी, ये सुर मार रहा था ना। सो राजा आया और समंदर में क्या बोले, एक बार जो से कूद गया। सो ऐसे भागते भागते इधर खड़ा था, भागते आया समंदर में ऐसे कूदा, और थोड़ी देर बाद राजा का ये हाल हो गया। चिल्लाने लग गया, बचाओ 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 बचाओ। धीरे ने राजा को देखा, अरे बोले कोई तो डूब रहा है, ये तो लड़का है। ये तो क्या है? तो धीरे ने पहले अपोजिट डायरेक्शन में जाने की बहुत कोशिश की कि इसको नहीं बचाना, इसको CPR देना पड़ गया तो धीरे ने अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश की, पर धीरे का जमीर जाग गया। बोले ऐसे कैसे यार, मैं एक डूबते इंसान को मैं बचा नहीं पाया तो मेरी जिंदगी का क्या काम वगैरह वगैरह। उसका जमीर जाग गया एकदम गलत समय पे, और फिर धीरे भी कूद पड़ा। मैं हंसते हंसते कूद रहा था, सॉरी, ठीक है। सो ये भी कूद पड़ा, ऑक्टोपस ने नहीं पकड़ा है उसको, रुको, हाँ। सो धीरे भी कूद पड़ा, और जैसे तैसे धीरे ने राजा को ऐसे उठा के ऐसे खींचते खींचते किनारे पे लाया। अब राजा ऐसा लेटा है, धीरे बाजू पे घुटने पे ऊपर बैठा है। अगला सीन कोई इमेजिन नहीं करेगा, मैं बता रहा हूं, ठीक है। और फिर धीरे को अब राजा को बचाना था, तो धीरे ने CPR तो नहीं दिया। धीरे खड़ा हुआ और धीरे ने दनादन दनादन राजा के पेट पे लाते मारना शुरू कर दिया। दे दना धप धाप धूप धाप धूप। राजा ने उल्टी फुल्टी कर दी, पानी वानी सब बाहर निकला। राजा ऐसे उठा, देखता है तो क्या, धीरे ने उसकी जान बचाई। राजा खुश हो जाता है। राजा खुद के जेब में से हार्ले डेविडसन की चाबी निकालता है। क्या निकालता है? हार्ले डेविडसन की चाबी, और चाबी देता है धीरे को। धीरे को बोलता है, धीरे तूने मेरी जान बचाई है, ये चाबी तेरी। धीरे बोले सिर्फ चाबी नहीं, बोले गाड़ी भी साथ में। तो राजा ने चाबी के साथ गाड़ी धीरे को गिफ्ट दे दी, जान बचाने के लिए। क्या बचाने के लिए? जान। जोर से बोलो, क्या बचाने के लिए? जान। पास्ट कंसिडरेशन, पास्ट कंसिडरेशन। अभी जो धीरे ये चाबी दे रहा है ना, कॉन्ट्रैक्ट अभी हो रहा है भाई। जब चाबी दे रहा है तब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि हार्ले डेविडसन धीरे के नाम पे जारी है। पहले राजा के नाम पे थी, कॉन्ट्रैक्ट अब हो रहा है जब चाबी दे रहा है। पर इसके लिए कंसिडरेशन कब आ गया? पास्ट में। जान बचाने की सर्विस पहले ही प्रोवाइड कर दी। सब समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? जोर से बोलो सुनो। ऐसा था क्या कि धीरे जब देखा कि राजा डूब रहा है तो पहले धीरे ने पीछे मुड़ के देखा इसके पास कौन सी गाड़ी है, फिर ही इसको बचाऊंगा। ऐसा हुआ क्या? या ऐसा था क्या कि धीरे यहां पे कूदा तो हाथ में एक स्टैम्प पेपर लेके कूदा जिसके ऊपर लिखा था जान बचाऊंगा तो बदले में कुछ चाहिए। फिर यहां पे पहुंचने के बाद इसके हाथ में पहले वो स्टैम्प पेपर थमाया, पहले साइन कर फिर ही तेरी जान बचाऊंगा। ऐसा हुआ क्या कुछ? वॉलेंटरीली सर्विस धीरे ने दे दी, जान बचा ली। इसको कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं था, इसको एक ही एक्सपेक्टेशन था कि CPR ना देना पड़े।
बोलो हाँ या ना। सो ये बस को यही एकलौता एक्सपेक्टेशन था, बोलो हाँ या ना। तो ऐसे सिचुएशन में विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन क्या दिया जा रहा है, बोले एक बार सर्विस, और बाद में कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है हार्ले डेविडसन देने का, बोलो हाँ या ना। दिस थिंग इज कॉल्ड एज पास्ट कंसिडरेशन। पास्ट वॉलेंटरी सर्विस के लिए जब आप किसी पर्सन को कुछ देते हो या कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो उसे क्या कहा जाता है, पास्ट कंसिडरेशन। तुम्हारे केस में भी कितने बार होता है, दोस्तों के साथ ही मैक्सिमम टाइम होता है, बोलो हाँ या ना। दोस्त तुम्हारे लिए कुछ अच्छी चीज कर देता है, भाई आज तूने मेरा दिल जीत लिया, चल मैं तेरे को समोसा खिलाता, चल तेरे को बड़ा सांभर खिलाता, चल तेरे को पोही सांभर खिलाता, बोलो हाँ या ना। होता ही नहीं होता है, जोर से बोले वैसा ना। पास्ट कंसिडरेशन। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं। कई बार तुम ये चीज खुद ब खुद किसी और के लिए कर जाते हो, और उस सिचुएशन में भी अगर तुमको एडवांटेज बाद में मिलता है एज अ कॉन्ट्रैक्ट, उसे पास्ट कंसिडरेशन कहते हैं। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं, बोलो हाँ या ना। ये चीज को आपने याद रखना। अब थोड़ा सा अपन क्या करेंगे, देखो नो आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन के लिए तुम्हारे पास तो ठीक है राजलू की देवी वर्सेस भूतनाथ है, ठीक है, पर पास्ट कंसिडरेशन के लिए तुम क्या लिखोगे, तो उसके लिए मैं पॉइंट्स लिखवा दे रहा हूं, नीचे हेडिंग डालना पास्ट कंसिडरेशन। पास्ट कंसिडरेशन लिखना। when a contract is executed when a contract is executed when contract is executed on the basis of when a contract is executed on the basis of past voluntary service on the basis of past voluntary service past voluntary service, then it is called as then it is called as then it is called as past consideration. Past consideration. Point number 2, the service provider had no intention the service provider had no intention to enter into a contract service provider had no intention to enter into a contract comma, and he just provided the services voluntarily and he just provided the services voluntarily without any intention without any intention of receiving the benefit without any intention of receiving the benefit or execution of the contract without any intention of receiving the benefit or execution of the contract receiving the benefit or execution of क्या बोले एक बार उसे contract, full stop. Next point, while execution of the contract while execution of the contract one part of the promise while execution of the contract one part of the promise is already over while execution of the contract one part of the promise is already over, only the other part is remaining to be performed, only the other part is remaining to be performed, full stop. शल लिख लिया सबने। तो इस चीज को क्या कहते हैं बोले एक बार उसे पास्ट कंसिडरेशन। पास्ट कंसिडरेशन के बाद में आता है टाइम बार्ड डेट। कैन यू टेल मी डेट कितने दिनों बाद टाइम बार्ड होती है? सॉरी, डेट कितने दिनों बाद टाइम बार्ड होती है? कैन आई से 3 इयर्स? जोर से बोलो हाँ या ना। सो नॉर्मली डेट 3 इयर्स के बाद में टाइम बार्ड होती है। अब लेट्स से नॉर्मली टाइम बार्ड डेट का बेस्ट एग्जांपल पूछो कौन सा बोलो। जब तुम्हारा दोस्त तुमसे पैसे मांगता है, देते वक्त ही तुमको पता होता है ये टाइम बार्ड है, बोलो हाँ या ना।
अरे ये सुन ना, तुम्हारा दोस्त तुम्हारे पास एक दिन आया, भाई भाई सुन ना, भाई नहीं है, भाई नहीं है। समझो धीरा पहुंच गया राजा के पास, धीरा राजा को बोलता है भाई नहीं है, भाई नहीं है। राजा बोलता है क्या काम है? बोले भाई सुन ना, 1000 रुपए देना आज, तेरे को कल पक्का जीपे करता। तेरे को ए नालायक लोगों भाई 1000 रुपए दे, तेरे को कल पक्का क्या करता? बोले एक बाजू से जीपे। नालायक लोगों, पेटीएम करता भिखारी लोगों। भाई 1000 रुपए देना, कल तेरे को पक्का पेटीएम करता। अब मुझे एक बात बताओ, दोस्त को कभी पैसे देने के बाद वापस मिले हैं? दोस्त को तुमने कभी भी कुछ भी दिया है, वो कभी वापस आया है? ऑब्वियसली नॉट। अब समझो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ठीक है? समझो धीरा के पास बहुत पैसा था, बहुत बहुत पैसा ही पैसा, ठीक है? मतलब एकदम करोड़ों अरबों लाखों। और धीरा के पास पैसा था, और समझो राजा ने धीरा को बोला, धीरा मेरे को सीए करने का है, ठीक है? मेरे को 2 करोड़ रुपए का लोन दे। कितने का लोन दे? 2 करोड़। सो सीए करने के लिए 2 करोड़? उसको अय्याशी में करना होगा, उसकी मर्जी। सो धीरे को प्रॉब्लम नहीं, तुमको क्या प्रॉब्लम है? सो राजा ने धीरे को बोला मेरे को 2 करोड़ का लोन दे, मेरे को क्या करना है? सीए। तो राजा ने धीरे से 2 करोड़ रुपए लिए लोन सीए करने के लिए। राजा ने सीए कर लिया, सीएस कर लिया, सीएमए कर लिया, बीकॉम, एम काम, क्या कर लिया? एम काम, एलएलबी, डॉक्टर, लॉयर, एडवोकेट, इंजीनियर, एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट, ठीक है? सब डिग्री, हर एक टाइप का काम करता था ये। अरे उसने हंसने में क्या एक्सपर्टीज है भाई जिंदगी के अंदर। सो राजा हर एक टाइप का काम सीख गया, ठीक है? एकदम खतरनाक। और फिर उसको एक कंपनी ने समझो, एक कंपनी ने उसको डायरेक्टर करके अपॉइंट किया, लेट्स से टीसीएस। टीसीएस कंपनी ने राजा को डायरेक्टर करके अपॉइंट किया। और भाई साहब ये लोन को इसके डायरेक्टर बनने से 7 साल कंप्लीट हो गए। कितने साल कंप्लीट हो गए? 7 साल। मुझे बताओ डेट टाइम बार्ड हो गया? बोलो हाँ है ना? अब एक दिन राजा टीसीएस कंपनी में ऐसे ही घूम रहा था, धीरिया का कोइंसिडेंटली टीसीएस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ। और धीरिया टीसीएस कंपनी के ऑफिस में पहुंचा। ऑफिस में पहुंचा, देखता क्या है? राजा इधर उधर घूम रहा है। धीरिया को एकदम याद आया, अरे मैंने इसको 2 करोड़ रुपए दिया था लोन के तौर पे। पैसा माना मेरे पास बहुत है, पर 2 करोड़ भी बहुत बड़ी अमाउंट होती है, पैसा रिकवर करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? और राजा को जैसे ही पता चला धीरिया वहां पे आया है, राजा अपोजिट डायरेक्शन में पलट गया, भागने लगा। फिर धीरे ने उसको 10 आवाज दिए, राजा इधर इधर है, राजा है। राजा एंड में ध्यान देना पड़ा। धीरे राजा को बोलता है, राजा कैसा है तू? राजा बोलता है एकदम फर्स्ट क्लास, अभी तक के था। धीरे बोलता है, भाई तेरे को याद है कि मैंने तेरे को सीए करने के लिए 2 करोड़ दिया था? राजा बोलता है याद आ रहा है, याद आ रहा है। बोले एक काम करना, एक काम कर, मेरे को ना वो 2 करोड़ रुपए अभी वापस कर दे। मेरे को तेरी ही कंपनी के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसमें 10 करोड़ पे करने हैं, तो 2 करोड़ मेरे को वापस दे दे, या 2 करोड़ तो सीधा सीधा टीसीएस को पे कर दे, मैं 8 करोड़ दे दूंगा। बोलो हाँ या ना? अरे जोर से बोलो यस और नो। अब समझो धीरिया को 10 करोड़ टीसीएस को देने हैं, तो धीरिया ने क्या बोला कि मैं 10 करोड़ टीसीएस को नहीं दूंगा, मैं टीसीएस को बदले में सिर्फ कितने दूंगा? ₹8 करोड़, और तेरे तरफ से तू टीसीएस को कितना दे दे? ₹2 करोड़। अब मुझे एक बात बताओ, ये 2 करोड़ तो टाइम बार्ड था ना? बोलो हाँ या ना? मतलब 3 साल हो चुके थे, मतलब धीरिया इस चीज के ऊपर राजा के ऊपर केस कर सकता था कि 3 साल के बाद में रिकवरी का? नहीं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो यस और नो। अरे जोर से यस और नो। तो इस सिचुएशन में अगर ये टाइम बार्ड डेट है और ये 3 साल बाद रिकवर हो रहा है, तो कैन आई कंसिडर इट एज अ फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट? 3 साल बाद अगर रिकवर हो रहा है, देखो 3 साल में तो कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो गया, बोलो हाँ या ना? बैड डेट राइट हो गया, तो 3 साल बाद अगर ये रिकवर हो रहा है, तो कैन आई कंसिडर इट एज अ फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट? बिल्कुल यस।
क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो 3 साल के बाद खत्म हो गया था ना, हाँ है ना। और अगर ये फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट है और अभी अगर राजा से धीरया को 2 करोड़ मिलने वाला है इस फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट में, तो बदले में धीरया से राजा को अभी फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट, वो टाइम बाद डेट गया वो गया, पर अभी धीरया से राजा को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। सो दिस बिकम नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन, कि आपकी जो डेट पड़ी हुई थी, जो खत्म हो चुकी थी, जिसका कोई वजूद नहीं था, जो लीगली वैलिड नहीं थी, उसके खिलाफ भी आज पेमेंट हो रहा है। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले सर ना। और ये जो धीरया, ये जो राजा ने 2 करोड़ रुपए टीसीएस को दिए ना धीरया के बिहाफ पे, इसको कहते हैं कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बोले एक बार उसे? कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट पहले था ही नहीं, पर तुमको बनाना पड़ा और क्रिएट करना पड़ा। तो ये सिचुएशन से बना हुआ कॉन्ट्रैक्ट है ना, बोलो हाँ है ना। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट में हम इसको सेपरेटली देखेंगे, पर फिलहाल इसको याद रखना। दिस इज कॉल्ड एज कौन सा बोले एक बार? टाइम बार्ड डेट। एक बार जोर से बोलो, क्या बोलना है? टाइम बार्ड डेट। नीचे हेडिंग डालिएगा, टाइम बार्ड डेट लिखवाता हूं। टाइम बार्ड डेट लिख रहा। Normally a debt becomes time barred. Normally a debt becomes time barred after 3 years. After 3 years, normally debt becomes time barred after 3 years of its inception. Time barred after 3 years of its inception. लिखा सबने? Point number 2. After such a 3 years, after such a 3 years, the contract, after such a 3 years, the contract is deemed to be lapsed, deemed to be lapsed, and debt is considered as bad debt. Debt is considered as bad debt. Debt is considered as bad debt. Full stop. If such a bad debt is recovered after 3 years, if such a bad debt is recovered after 3 years, if such a bad debt is recovered after 3 years, it will be considered it will be considered as a fresh contract. It will be considered as a fresh contract and without any consideration against it. And without any consideration against it. Full stop. So it is valid exception to no consideration, no contract. So it is valid exception to no consideration, no contract. Full stop. लिख लिया सबने? जोर से बोले यस और नो। एवरीबॉडी यस और नो? चलो शानदार। अब बचे हुए एक्सेप्शंस आप रीड कर सकते हो, मतलब आपके बुक में हम दिए हैं तो ऐसे भी रीड कर सकते हो। जैसे एजेंसी। अब मुझे बताओ, एजेंसी क्रिएट करते वक्त पहले कंसिडरेशन देना पड़ता है क्या? बोलो हाँ या ना? नहीं। एजेंसी में पहले जब वो सेल करेगा एजेंट तभी कंसिडरेशन देते हैं। एग्रीमेंट करते हो कोई कंसिडरेशन होता है क्या? नहीं। ठीक है, जितना सेल करेगा उसके हिसाब से कमीशन। बोलो हाँ या ना? फिर नेक्स्ट आता है कंप्लीटेड गिफ्ट। आप किसी के शादी में जाते हो और आप अगर उसको गिफ्ट देते हो शादी में, तो बदले में कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो क्या कि खाना खा के ही जाऊंगा, बॉन्ड पे साइन कर? बोलो हाँ या ना? नहीं। नेक्स्ट बर्थडे होता है जब दोस्त का, दोस्त को बर्थडे को गिफ्ट देते हो ना? जाने दो, रहने दो, आगे। नेक्स्ट वन, गारंटी। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, उसने लोन लिया, होम लोन। उसने क्या लिया? होम लोन। वो चाहता है तुम गारंटर बनो, तुम बनोगे नहीं बनोगे? जाने दो, ये भी रहने दो।
नेक्स्ट इज बेलमेंट। बेलमेंट सुना है? बेलमेंट क्या होता है? नहीं पता? डेली तो करते हो बेलमेंट, तुमको मालूम नहीं जीवन में? डेली बेलमेंट चलता है तुम्हारा। पूछो कैसे? क्लास में बैठे हैं, एक दोस्त सब व्यवस्थित लेके आता है, बुक, पेन, पेंसिल, पाउच वगैरह सब एकदम व्यवस्थित, और एक भिखारी आता है कि खुद ही आ जाए वही बहुत है, वो भी कपड़े पहन के, ठीक है? और आने के बाद में उसका भिखमंगेपना शुरू हो जाता है। ए सुनना, एक पेन देना, एक पेन देना, मेरे पास नहीं है रे, एक देना, तेरा यूज कर लूंगा। हाँ दे तो सही। एक अरे क्यों? सो एक पेन देना। और इधर वाला जो बाजा, क्या भिखमंगा है तू, भिखारी कुत्तो लाया कर जीवन में, सब मेरा ही यूज करेगा, वहां पे भी मैं आऊं क्या अभी जीवन में? बोलो हाँ या ना? अगर तुमने तुम्हारे दोस्त को पेन यूज करने के लिए दिया, अच्छा सोच रहे भिखारी मानुस, सो अगर तुमने तुम्हारे दोस्त को क्या यूज करने के लिए दिया? पेन, तो तुम्हारा पेन यूज करा है बेलमेंट। दिस इज कॉल्ड एज क्या? बेलमेंट। स्केल, पेंसिल, पेन, वो तुम्हारा दोस्त मांगे पेन दे तो उसको 4 गालियां खिलाओगे कि भिखारी, भिखमंगा, सब जगह मेरे पास ही आता है रोते हुए, वहां पे भी मैं आऊंगा एक्सेट्रा। वही साइड में वो क्रश बैठी है एकदम खूबसूरत वाली लड़की, वो अगर तुम्हें बोले ना, एक्सक्यूज मी, यू हैव पेन? पेन चाहिए तेरे को? ये पेन ले, ये मेरा पाउच ले ले, मेरी बैग रख ले, प्रॉपर्टी के कागजात लाओ तेरे लिए। बोलो हाँ है ना? दिस इज बेलमेंट। दिस इज क्या? बोलो एक बार, बेलमेंट। किसी को भी तुम पेन पेंसिल यूज करना है, अच्छा तुम प्रेस्टीज पॉइंट आते हो, नीचे पार्किंग में कभी कभी गाड़ी लगाते हो, पार्किंग वाले के भरोसे पे लगाते हो, बेलमेंट। तुम मॉल में जाते हो शॉपिंग करने के लिए, मॉल में शॉपिंग करते वक्त तुम गाड़ी पार्किंग में लगाते हो, पार्किंग टिकट लेते हो, बेलमेंट। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोले सर नो। तुम तुम्हारे कपड़े लॉन्ड्री में प्रेस करने के लिए देते हो, बेलमेंट। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जहां पे भी मूवेबल गुड्स किसी पर्पज से छोड़े जा सकते हैं, किसी भी पर्पज से, उसे बेलमेंट कहते हैं। बैंक लॉकर में तुम तुम्हारे गहने छुपा के रखते हो, बेलमेंट। समझ में आ रहा है सबको? तुम सोने तारण कर्ज लेते हो, गोल्ड लोन, बदले में गोल्ड देते हो, इज अ पार्ट ऑफ बेलमेंट। कंसेप्ट समझ में आया? जहां पे भी कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रखी जा सकती है या गिरवी रखी जा सकती है, दैट इज अ बेलमेंट। सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार, यस और नो। किसी से भी कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी उधार लेना, जैसे तुम्हारा दोस्त तुम्हारे पास आया सवेरे सवेरे 6 बजे, भाई भाई उठना, भाई उठना, क्या हुआ? सवेरे 6 बजे मुंह उठा के आ गया नालायक, वो बाइक की चाबी देना, मेरे को सिंहगढ़ जाने का है। अच्छा सिंहगढ़ जा रहा है बाइक पे, अकेले जा रहा? तुम लगे चाबी दोगे? हाँ भाई लेके जा रहा हूँ, आने के बाद मेरे को सब बताना, कितने बार ब्रेक मारा। सो बेलमेंट। गाड़ी दिया है दोस्त को चलाने के लिए, क्या बोले एक बार उसे? बेलमेंट। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो हाँ या ना। सो ये चीज को आपने याद रखना, दीज आर द एक्सेप्शंस टू नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट। इज इट वेरी क्लियर एवरीबॉडी? सबको समझ में आ रहा है पक्का? बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर जाते हैं। प्रीविटी थक गए क्या? पक्का? अगले कॉन्ट्रैक्ट पे चले? ओके। अब मैंने देखो प्रीविटी ये वर्ड ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया, बोलो हाँ है ना? और प्रीविटी वर्ड में मैंने कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक यहां पे सेंटेंस यूज किया था, सब जन साथ साथ में पढ़ेंगे। रेडी? 1 2 3 बोलो। क्या है? वेयर a third person, whether a third person can involve in a contract of 2 person। आंसर क्या आया था बच्चों? बोले एक बार, नो। दिस इज कॉल्ड एज प्रीविटी टू कॉन्ट्रैक्ट। इसके लिए एक बहुत सुंदर सा केस हुआ है, हाँ, बहुत ही सुंदर, सुशील, सुसज्जन सा। नाम है डनलप न्यूमेटिक टायर्स वर्सेस सेल्फ्रिज एंड कंपनी। सुना है कभी? सुना लगे? सुना है कभी? सुना लम्हा लम्हा। चलो स्टार्ट करें, बोलो हाँ या ना? केस का नाम है डनलप न्यूमेटिक टायर्स वर्सेस सेल्फ्रिज एंड कंपनी। पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर, पहले केस समझा दूं फिर लिखेंगे, ठीक है? आर यू गाइस रेडी? जोर से बोलो हाँ या ना। ओके। डी इज ए डनलप न्यूमेटिक टायर्स, बीच में पी ये ऐसे ही बंदा है, और उसके बाद में एस, ये सेल्फ्रिज एंड कंपनी।
डी वॉज अ टायर मैन्युफैक्चरर। क्या बनाता था? बोले एक बार से जोर से बोलो, क्या बनाता था? टायर। ये टायर रिटेल भी करता था, रिटेल में भी बेचता था, और ये टायर होलसेल में भी बेचता था। रिटेल में ये टायर बेचता था ₹7,000 में, एक टायर 7,000 में बेचता था लेट्स से। और होलसेल में इसने कंडीशन डाल के रखी थी, जिसको भी ये टायर बेच रहा है वो बंदे ने टायर का प्राइस कंफर्म 7,500 के ऊपर ही रखना है। अगर सामने वाला पर्सन इसको रिटेल में बेचने वाला है, सामने वाला पर्सन इसको काय में बेचने वाला है? रिटेल, तो उसका प्राइस अबाउ कितना चाहिए? 7,500 रुपीस। ये इसने कंडीशन डाला था होलसेल में। अब पी को इसने जब टायर बेचा तो पी को उसने बोल दिया 7,500 के ऊपर प्राइस चाहिए। पी बोले ओके, मैं कुछ नहीं, बिल्कुल 7,500 के आगे बेचूंगा रिटेल में। साथ में इसने ये बोला कि आगे भी जब तू किसी को होलसेल में टायर बेचेगा, आगे भी जब तू किसी को, क्या बोले एक बात उसे, होलसेल में टायर बेचेगा, तो उसके ऊपर भी कंडीशन लगा कि प्राइस ये 7,500 के ऊपर ही होना चाहिए। तो पी ने आगे टायर होलसेल में बेचा, जो भी प्राइस होगी। एस सेल्फ्रिज ने खरीदा, और सेल्फ्रिज ने ये टायर रिटेल में बेच डाला ₹6,000, या रुपए ले लो 5,000। जैसे ही सेल्फ्रिज ने टायर 5,000 में बेचना शुरू कर दिया, डी के जितने भी कस्टमर्स थे, वो कस्टमर उठ के सेल्फ्रिज के पास जाना शुरू हो गए, और डी के बिजनेस को डैमेज होना शुरू हुआ। मान सकते हैं कि सेल्फ्रिज ने लॉस में बेचा होगा, कोई दिक्कत नहीं, पर उसको बिजनेस ग्रो करना था। कई बार बिजनेस ग्रो करने के लिए आप लॉस उठा लेते हो ना, बोलो हाँ या ना। सो सेल्फ्रिज ने इस लॉस में बेचा 5,000 में टायर, तो डी का दिमाग खराब हो गया। डी उठा डनलप, और उसने सीधा सेल्फ्रिज के ऊपर केस ठोक दिया। ही स्यूड सेल्फ्रिज। डी ने सेल्फ्रिज के ऊपर कर दिया क्या? केस। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? जोर से बोलो सो नो। सो डी बोलता है माय लॉर्ड जिलेल्लाही। डी बोलता है जिलेल्लाही, नहीं सॉरी, डी इस साइड से है ना, माय मिस्टेक। डी बोलता है जिलेल्लाही, ये जो सेल्फ्रिज है ना, सेल्फ्रिज, इसको हमने बोला था कि टायर 7,500 के नीचे नहीं बेचना, और ऐसे 5,000 रुपए में बेच रहा है, ये तो गलत है माय लॉर्ड, दिस इज रॉन्ग, आप कंपेंसेशन मांगो इससे। सेल्फ्रिज बोलता है जिलेल्लाही माय लॉर्ड। अच्छा वो जाने दो, तू कौन है? डी को बोलता है क्या, तू कौन है? डी बोलता है जिलेल्लाही माय लॉर्ड, मैं वही बंदा हूं जिसके टायर इस तक के पहुंचे हैं, मैं वही बंदा हूं जिसके टायर इसके पास पहुंचे हैं। सेल्फ्रिज बोलता है जिलेल्लाही माय लॉर्ड। अच्छा वो जान दो, तेरे से तो मैंने खरीदा ही नहीं, तेरे से तो मैंने खरीदा ही नहीं। डनलप बोलता है माय लॉर्ड, मैंने टायर पी को बेचे थे, और पी ने आगे सेल्फ्रिज को बेचे। मैंने किसको बेचे? पी ने किसको बेचे? सेल्फ्रिज। तो टायर तो मेरे ही हुए ना। सेल्फ्रिज बोलता है तो एक काम करना, रबर जिस झाड़ से लाया वो झाड़ भी लेके आया, उसने भी मेरे को कुछ बेचा होगा। टायर लगाने के लिए, टायर बनने के लिए रबर लगता है ना, बोलो हाँ है ना। तो जिस झाड़, लैटेक्स के झाड़ से रबर निकला, उसको भी लेके आ, उसको भी बोल मेरे ऊपर केस कर दे। तो मतलब जहां से रबर बना, वो रबर जहां पे हार्डनिंग हुआ, वो रबर फिर बाद में टायर के लिए जब मोल्ड बना, फिर तूने टायर बनाया, फिर उसके बाद में तूने पी को बेचा, फिर पी के बाद में उसने मेरे को बेचा। ये पूरे प्रोसेस में जितने लोग थे सब, वो ट्रक वाले को मिला ना जिसने टायर ट्रांसपोर्ट किया है, सब केस ठोक दो मेरे ऊपर। मैं हूं कौन? क्या समझ के रखा? मैं मंदिर का घंटा हूं, कोई भी आके केस ठोक के जा रहा? अरे बोलो हाँ या ना। पहली बात तो ये, टिकटॉक नहीं भिखारी, पहली बात तो ये कि मेरा तेरे से कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। मैं हूं सेल्फ्रिज, मेरा कॉन्ट्रैक्ट है पी से। मेरा कॉन्ट्रैक्ट किससे है? पी से। मेरा तेरे से कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, तो तेरे को कोई हक नहीं बनता। तेरे को कोई हक, व्हाट द हक, तेरे को कोई हक नहीं बनता कि तू मेरे ऊपर केस ठोके। दिस इज अगेंस्ट माई प्रिविटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज अगेंस्ट माई प्राइवेसी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट।
मेरे ऊपर केस ठोकने का हक सिर्फ पी को है। जा पी को बुला के ला, उसको बोल मेरे ऊपर केस ठोक, तो ही मैं इस केस में प्रेजेंट रहूंगा, अदरवाइज जिल्लाही माय लॉर्ड, तुम कल मेरे घर पे चाय पीने आ जाना। बोलो हाँ है ना? मुझे तो सेल्फ्रिज का कहना सही है गलत है? उसको क्या लेना देना डी कौन है? हाँ, उसके ऊपर अगर पी केस ठोके तो थोड़ा सा वो विचलित होगा। हाँ, पी को आंसरेबल है क्योंकि पी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, पर उसका डी के साथ क्या ही कॉन्ट्रैक्ट, क्या फर्क पड़ेगा उसको डी से केस के फाइल करने से? माय लॉर्ड भी प्रश्न, माय लॉर्ड बोले भाई तू शांत है, इट्स ओके, गदाधारी भीम शांत। डनलप, तेरे को केस ठोकना है पी पे ठोक, ये पी बाद में केस ठोकेगा इसके ऊपर। ये ऐसे फालतू केसेस मेरे पास वापस से लेके नहीं आने का। इसके बाद में दो जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट के बीच में ना, वही बस एक दूसरे के ऊपर सू कर सकते हैं, सॉरी केस कर सकते हैं, ठीक है? तीसरे पर्सन को सू करने के लिए मत लाने का। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इज इट वेरी क्लियर एवरीबॉडी? जोर से बोले एक बार, यस और नो। सो डी हैव नो राइट टू सू, डी हैव नो राइट टू सू S because it is a privity of contract between P and S. पक्का समझ में आया सबको? जोर से बोले एक बार yes or no। ये चीज को याद रखना, इसको लिख के रखिए, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में डनलप न्यूमेटिक टायर्स वर्सेस सेल्फ्रिज एंड कंपनी। चलो डन। ओके, इसका डिसीजन लिखवा के दूं? डनलप न्यूमेटिक टायर्स वर्सेस सेल्फ्रिज एंड कंपनी नाम डालना, डिसीजन लिख रहा हूं मैं नीचे। डायग्राम चाहिए तो फोटो खींच लो, ठीक है? Done everybody? ओके, नेक्स्ट क्लास कितने बजे? 3:30? ओके, यहाँ पे आज हम स्टॉप करते हैं, जरा 20-25 मिनट का आराम से ब्रेक ले लीजिए, ठीक है? कल वापस से अपन मिलते हैं नॉर्मल समय पे, ठीक है? एवरीबडी यस और नो? कल मेरे को जितने भी केसेस पढ़ाए वो सब याद चाहिए, वरना सिर्फ अपन फास्ट ट्रैक में पढ़ाते रहेंगे, बैच खत्म करते रहेंगे पढ़ाई के नाम पे। क्लियर है कंसेप्ट? एक क्वेश्चन लिख लो, चलो फास्ट लिखना, फटाफट फटाफट। क्वेश्चन नंबर कौन सा ये? 7 लिखो, क्वेश्चन नंबर 7। दूं क्या तुमको? फोटो नहीं खींच लेते हो? 1 मिनट होल्ड। ओके
ये लो, फोटो खींच लो इसका एक। खींचा सबने? डन एवरीबॉडी? भाई सुनो, ये फर्स्ट, आगे बढ़ू पक्का? बोलो हाँ है ना। उसके बाद में जॉइंट प्रॉमिस हो, damages, agreement and restraint of trade, damages। ओके, केस लिखो, चलो लिख लो, लिखना किसके नाम पे बनाऊं अभी? मिस्टर मुर्दा, मिस्टर मुर्दा, मिस्टर कौन बोले एक बाजू से? मुर्दा। entered in a contract, entered in a contract with Mr. Bhoot, Mr. Bhoot for winning a litigation of a land, winning a litigation of the land, winning a litigation of land, full stop। He promised Mr. Bhoot, he promised Mr. Bhoot to give him 20% of whatever may be the land awarded, to give him 20% of whatever may be the land awarded। बीस % जो भी लैंड अवार्ड होगा उसका 20% दे देगा। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट। मिस्टर भूत वन द केस, मिस्टर भूत वन द केस and Mr. Murda denied to provide for land, provide for land। Please tell whether Mr. Bhoot can recover the same, whether Mr. Bhoot can recover the same। Full stop। whether Mr. Bhoot can recover the same, full stop। लिख लिया सबने? ये 2 क्वेश्चन होमवर्क है, मेरे को आज होमवर्क चाहिए मंजे पाइजे मंजे।